दिलीप सर, एक माँ बाप का विश्वास बच्चे को कामयाब करता है। हर टीचर को एक माँ से सीखना चाहिए टीचिंग किसे कहते हैं। जब वो खाना खिलाने के लिए इतनी एक्टिंग कर रही है, जब वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए तो आप साहब एक बच्चे की मुस्तकबिल को बनाने जा रहे हैं। एक टीचर एक बच्चे के तकदीर को बनाने जा रहा है। वो एक बच्चे को नहीं, एक पूरे परिवार को आगे बढ़ाने चल रहा है। मैं विश्वास के साथ करना चाहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये इतना पॉपुलर होगा। जब जुबैर खान नहीं रहेगा, बच्चे को प्राइज नहीं देते हैं, प्राइज उसके माँ बाप को देते हैं। माँ बाप आगे बैठते हैं, बच्चे पीछे बैठते हैं। स्टेज पर जो वीआईपीज़ हैं हम लोग बैठते हैं। आपका चैनल कहता है ज़र्रों में गुजर की चमक छोड़ जाएंगे, ज़र्रों में गुजर की चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे। खामोशियों की मौत गवारा नहीं उनमें, शीशा है टूट कर भी खड़क छोड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू स्पॉटलाइट चैट विद विनीत। तो आज इस वेरी खास एपिसोड में हम लोग उनके बारे में जानेंगे जो अपने आप में एक लेगेसी है, जिन्होंने 35 साल से निरंतर बायोलॉजी के नाम पे अपना नाम रोशन किया हुआ है, साथ ही साथ एक्सीलेंट रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। गाइस, वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है और किसी भी तरीके का इंट्रोडक्शन भी जायज़ नहीं है उनके लिए। तो मैं वेलकम करूंगा नन अदर दैन मिस्टर जुबैर खान सर ऑन आवर एपिसोड। शुक्रिया विनीत सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ इस परम शक्तिशाली ईश्वर के नाम से जो सबका पालनहार है। सभी सुनने वालों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। थैंक यू सो मच सर हमारे एपिसोड में ज्वाइन करने के लिए। और इनफैक्ट मैं बहुत दिन से आपको ट्रैक कर रहा था रिगार्डिंग द पॉडकास्ट कि कब आपका पॉडकास्ट लेने को मिल जाए मुझे मौका। और मैं चाह रहा था कि जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल हम लोग ये पॉडकास्ट कवर कर सकें। और सर देखिए आपका मतलब अपॉइंटमेंट मिल गया। इज़ लाइक वेरी, कहते हैं ना, चार्म ऑफ द डे हो गया वैसा। देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ विनीत सर, जिसको बायोलॉजी ने गुमनामी के अंधेरों से उठा के गुले गुलजार कर दिया। सर मेहनत भी तो आपकी हुई काफ़ी। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो बायोलॉजी वर्ड मैंने यूज़ किया ना, ये बायोलॉजी इब्तिदा मेरी, बायोलॉजी इंतहा मेरी, बायोलॉजी गुफ्तगू मेरी, बायोलॉजी खामोशी मेरी, बायोलॉजी ही मेरी ताकत, बायोलॉजी से मेरी रवानी है, बायोलॉजी ना हो तो वीरान मेरी जिंदगानी है। इतना मोहब्बत करते हैं बायोलॉजी से आप तो। बायोलॉजी मेरी पहचान है, इसीलिए तो शायद मेरा नाम जुबैर खान है। ये इनका अंदाज बहुत निराला है गाइस, और जिनके चलते हुए इनको ट्रैक कर रहा था काफ़ी दिन से कि कभी ना कभी पॉडकास्ट लेने का मौका मिलेगा। और मैंने जो स्टार्टिंग में आपको ये बात बोली थी ना कि ये अपने आप में लेगेसी है, अब ये पूरे इंटायर एपिसोड में प्रूफ होने वाला है कि अपने आप में ये लेगेसी है। क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सर, तो कहते हैं नहीं कि जब कैसे क्रिकेट होता है और बैट्समैन पहले ठक ठुक से स्टार्ट करता है, तो पॉडकास्ट इज लाइक वैसा ही होता है। जी बिल्कुल। पहले क्या होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा हल्का 1-2 से स्टार्ट करते हैं, और फिर जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ता है तो यू विल फील लाइक कि वो चौके छक्के में कन्वर्ट हो जाता है। और मतलब ऐसा होता है कि पीपल इज लाइक वेटिंग एंड ईगर टू लिसन यू। ओके, यू डोंट नो दैट फ्रॉम वेयर एनी वन पर्सन इज सिटिंग, कहाँ पे कोई बैठा हुआ है, और स्टिल ही इज आइडेंटिफाइंग यार इनके बारे में ज़रा ये पता चलती, इनके बारे में ज़रा वो बात पता चलती। ऐसा हो गया है आजकल। और मेरा तो सर ऐसा मानना है, छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन आज आपका ये रिकॉर्डिंग किया हुआ पॉडकास्ट आने वाले 10-15 साल 20 सालों बाद, कहते हैं ना, एक हिस्टोरिक मोमेंट की तरह लोग सुनेंगे। मैं ये बेट लगा सकता हूँ सर। अब जब 50 साल बाद 60 साल बाद शायद आप नहीं रहेंगे, तो उसके बाद का जब ये मोमेंट रहेगा, ये बिल्कुल ही अलग ही टाइप का मोमेंट होगा। कैसा, मतलब क्या आपका इस पे कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी किस्मत पे जितना नाज करूँ विनीत कम, क्योंकि आप जैसी शख्सियत और आपका ये चैनल जो दिन दुनी रात चौगनी रफ्तार से बुलंदियों के आसमान पे प्रवास कर रहा है, जिससे गया ही नहीं बल्कि बिहार के अजमुलशान शख्सियतों का पॉडकास्ट किया है। आज मुझ जैसे कमतरीन नाचीज को अपने स्टूडियो में बुला के आपने मेरा पॉडकास्ट तैयार किया। यकीन मानिए, मैं जितना किस्मत पे अपना नाज कहूँ कम है। मेरा रोम रोम आपको दुआएं दे रहा है। थैंक यू सो मच सर, आप इंस्पायर कर रहे हैं मुझको। मैं अब चाहता हूँ अपने पॉडकास्ट के थ्रू मैं बाकियों को इंस्पायर करता हूँ और मुझे इंस्पायर कर रहे हैं। सर स्टार्टिंग कहाँ से हुआ ये बायोलॉजी की जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुई? मैं पहले अपनी पूरी, चूंकि बात आपने कुछ ऐसा छेड़ दिया कि ये बातें लोग सुनेंगे, तो मैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि जुबैर साहब पहले क्या थे।
जी। अमूमन मैं आज जो बातें अपनी क्लासरूम में भी नहीं बोला हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने, न जाने क्यों अंदर से ये कुछ आ रहा है कि मैं मेरी जिंदगी की जो किताब है वो आपके सामने आज खोल दूं। सर पक्का ना सर, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्या होता है कि एक्सक्लूसिव शो कराते हैं सोच के कि एक्सक्लूसिव शो रहेगा, ये पक्का एक्सक्लूसिव ना कि आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल वो नहीं जानता है। यानी आज मैं जो बात बताने जा रहा हूँ आपको जी जैसे मेरी जिंदगी एक छोटे से घर से शुरू हुई, जी, बहुत गुर्बत से बड़ी गरीबी से शुरू हुई। ये कहिए कि बस 3 वक्त में 1 वक्त खाना नसीब था। ये कौन साल की बात थी? ये मेरे बचपन की बात है, क्लास 1 और 2 की बात है। अच्छा। छोटे से किराए के कमरे में हम लोग रहा करते थे जी। लेकिन शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने ऐसे माँ बाप दिए। गरीबी का दंश सहने के बावजूद भी मुझको गया कि सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाया, नजरत अकेडमी में पढ़ाया। ओहो, अच्छा अच्छा। देखिए कुदरत का करिश्मा देखिए, मेरे जितने दोस्त थे वो सब अमीर जी। मैं गरीब, लेकिन कहते हैं ना कि वो दोस्त भी बड़े कमीने होते हैं। आज आपके चैनल से ये मेरे दोस्त भी सुनेंगे मुझे, है ना, मैं क्या बोलूं, आज इस बात को महसूस करता हूँ। वो सारे अमीर, मैं बहुत गरीब, लेकिन उन्होंने कभी एहसास नहीं उन्हें दिया कि वो करोड़पति है, मैं खाकपति हूँ। अच्छा अच्छा। और बचपन से दिमाग में एक बात घुस गया था कि मैं अपने माँ बाप को वो सारी खुशियां दूंगा जो उन्हें ताउम्र नहीं मिली है। जिस चीज के लिए वो तरसते रहे हैं मैं उन्हें वो सब कुछ दूंगा। जी। मैं भी अमीर आदमी बनूंगा, मैं भी अपने माँ बाप को हर वो खुशी दूंगा जो मेरे दोस्त अपने माँ बाप को देते हैं या उनके साथ जो एंजॉय करते हैं। और आपने कहा कि ये बायोलॉजी की कहानी कब से शुरू हुई, तो शायद कुदरत को कुछ ऐसा मंजूर था। देखिए मैं शुरू में ना बड़ा कम बोलता था, बड़ा मतलब खामोश रहता था, कम बोलते थे रियली में। और आज दुनिया बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कम। आप ये बोलेंगे साहब तो आप कम बोलिए, मेरा टाइम आप ले लीजिएगा। तो मैं कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। सर ऐसा ना सर, आप जो बोल रहे हैं जितना बोल रहे हैं, हम लोग अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 चला दूंगा, ऑडियंस जानते हैं हमारी पॉडकास्ट जो सुनते हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज कुछ ऐसी बातों को मैं खोल रहा हूँ ना जो अब तक दुनिया में किसी ने नहीं सुना था। जी। जैसे मैं जब छोटा था मुझे बहुत धुंधली सी बातें याद है, कैसे मैं टॉकेटिव बना ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर टॉकेटिव नहीं बनता तो आज आपके पास यहाँ नहीं होता। जी। खामोश रहता था, चुप रहता था, माँ बाप भी परेशान कि मेरा बेटा बड़ा कुछ खामोश रहता है। घर में एक गेस्ट आए हुए थे, एक लतीफा चला, लतीफा हम जोक को कहते हैं हम लोग, और उस जोक ने मुझे टॉकेटिव बना दिया। अच्छा अच्छा। अब आप कहिएगा कि जनाब वो जोक आप भी सुनाइए जो होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्साइटमेंट तो लगता ही है। तो आपके व्यूअर्स को सुनना चाहेंगे जो छोटा सा जोक है। एक साहब आए थे हमारे यहाँ, उन्होंने कहा था कि भाई एक पायलट इंडियन इसमें वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया और घर में आया, अम्मी जान मैं पायलट बन गया हिंदुस्तान के लिए, कल मैं जहाज उड़ाने जा रहा हूँ। हमने कहा बेटा, उन्होंने बरैया लिया, अरे मेरा बेटा है ना, बेटा मेरे बरसों की तमन्ना है कि मैं भी हवाई जहाज में बैठूं। अब्बा भी चले आए, बेटा मेरी भी बड़ी तमन्ना है, हाँ मिजान हाँ बुजान, अब दोनों के लिए मैं टिकट लेके आया हूं और आप मेरे साथ ही प्लेन में जाएंगे। अरे मेरा बेटा जुग जुग जिए, माँ बेटा जो है दो माने आप सुन रहे थे बैठ के? जी नहीं ये लतीफा है। अच्छा, लतीफा। ये लतीफा को मैं जो है वो आपको सुना रहा हूँ, मतलब मुझको सुनाया था किसी ने, मैं वो आपको सुना रहा हूँ। अब वो पायलट साहब अपने लेके मम्मी पापा को नए नए कपड़े पहन के, माँ बाप भी पहली बार हवाई जहाज की सफर करने जा रहे थे। अब देखिए जोक को कैसे टर्न किया जाता है। अब वो पायलट अपने पीछे वाली सीट पे बैठा था अपने माँ बाप को, खिड़की के तरफ उसके फादर और इधर सेकंड सीट पे उसकी मदर। अब जहाज जब शुरू हुई तो झटके लगे थोड़े से, माँ चले अरे बेटा मैं गिरी। पायलट ने कहा अम्मी जान वो बेल्ट बांध लीजिए आप, तो खामोश है ये। फिर जब हुआ तो फिर तो उसे झटके लगे तो फिर वो चिल्लाई अरे बेटा मैं गिरी। पायलट ने बहुत कस के बोला अम्मी जान अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाइए, अल्लाह का वास्ता। आप इस तरह से कहेंगे मेरा कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाएगा, प्लेन क्रैश कर जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे और उनकी मौत के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार, अल्लाह का वास्ता आप खामोश हो जाइए। अब इनकी माँ खामोश हो गई, इन्होंने उड़ाया जहाज बहुत अच्छे से, जहाज उड़ा के फिर वापस आए। अब जब वापस आए तो पायलट ने कहा अम्मी जान मैंने कैसा प्लेन उड़ाया? कहे बेटा तूने बहुत अच्छा उड़ाया, तूने यूं उड़ाया झटके लगे, मैं कुछ बोली नहीं बोली, तूने हवा में यूं कलाबाजियां खिलाई, मैं कुछ बोली नहीं बोली,
इतने झटके लगे, मैं कुछ बोली नहीं बोली तो अब्बा खिड़की से गिर गए, मैं कुछ बोली। अच्छा अब लोग हंस दिए, मैं नहीं हंसा इस जोक के बाद में। ये जोक किसी मेरे, तो माँ ने पूछा, आज भी याद है, बेटा तुम क्यों नहीं हंसो, क्या हुआ? तो मेरे मुंह से निकला, अम्मी अगर उसकी अम्मी बोलती तो उसके अब्बा खिड़की से नहीं गिरते। तो अम्मी ने कहा इसे तो बोलती हूँ बेटा कि तू बोला कर, तू खामोश क्यों रहता है? तो मुझे लगा कि उसकी अम्मी अगर बोलती तो उसके अब्बू खिड़की से नहीं गिरते। तो मेरे दिमाग में उस दिन से आया कि मैं बोलूं। अब तक मैंने खूब बोलना शुरू किया। आज बदनाम हो कि जुबैर खान बहुत टॉकेटिव है। ऑब्वियसली बात है सर, मतलब कहीं भी महफिल में बैठते हैं आप, तो हम लोग तो ये एक्सपेक्ट लगा देते हैं कि अब जुबैर सर स्टार्ट हुए हैं, फिर चलेगा कंटिन्यू इनका। अब मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ तो पॉडकास्ट लेने के बाद भी दिमाग में बैठा के बैठा हुआ कि अब तो हम कंटिन्यू सुनना ही है सर को, लगभग लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा। तो फिर वो सर कहाँ से फिर वो टॉकेटिव, मैं टॉकेटिव हो गया, मतलब फिर बात पे बोलने लगा, मतलब जो खामोश रहता था खूब बोलने लगा, खूब बातचीत करने लगा, खूब बोलने लगा। अब बोलना जब शुरू किया तो आप तो जानते हैं कि टीचर के लिए बोलना बहुत ज्यादा ही होता है, लेकिन ये टीचिंग का जो कीड़ा मेरे दिमाग में आया जब मैं 9-10 में पहुंचा, तब मैं अमूमन देखता था कि टीचर्स आते थे, क्लास में खड़े होते थे, और कभी कभी जो है ना उनको फेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। हमारे जमाने में तो बस वही टीचर, वही होमवर्क। आजकल के जमाने में तो मोबाइल्स है, वीडियोस है, ऑनलाइन क्लास है, हम लोग तो वही होता था। कभी कभी कुछ टीचर्स बड़े ये हो जाते थे। उस जमाने में सिस्टम एक नजर एक सिस्टर है, सिस्टर यूजीनिया, और उनका क्लास में बड़ा मजा आता था। अच्छा, मतलब वो 1 घंटे का क्लास देती तो लगता था कि कब 1 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। क्या पढ़ाते थे? इंग्लिश पढ़ाते। और नजर पे जितने भी सिस्टर्स आती थी ना, अमूमन वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होती थी। मतलब जिधर से गुजर जाए ना तो उधर से एकदम भूकंप के तरह सन्नाटा, एकदम खामोशी चारों तरफ। और ये सिस्टर थोड़ी डिफरेंट थी, वो गाना भी गाती थी क्लास में, वो ताली भी बजवाती थी, वो जोक्स भी सुनाती थी, और उनका क्लास अब 13 सब्जेक्ट पढ़ाती थी, और कैसे गुजर जाता था पता नहीं चलता था। सॉरी, तो मेरे दिमाग में आया टीचर हो तो ऐसा ही होना चाहिए भाई, कि टीचर अगर पढ़ाए तो फिर बच्चा खुद भूल जाए, टाइम भूल जाए, सब कुछ भूल जाए, और वो टीचर में खो जाए। आप सिस्टर जो काफी किक कर गई आपको इन टर्म्स ऑफ कि भाई मुझे टीचिंग पढ़ाना है तो ऐसा पढ़ाना। जी, वो बस उन मेरे जीवन की सबसे अच्छी टीचर है, मतलब उनको ही मैं कॉपी किया। अच्छा। और उनका जो स्टाइल था वो लगभग हर क्लास में वो कोई ना कोई शायरी सुना दिया करती थी, गाने सुना दिया करती थी, अपनी कहानियां बता दी करती, स्टोरीज में सारी क्लासेस उनकी स्टोरी बेस्ड होते थे। और यकीन मतलब वो पूरा इमेजिनेशन पे पढ़ाते थे, पूरा एकदम इमेज करते थे, मतलब एक अजीब दुनिया में ले जाते थे, बच्चा खो जाता था। क्लासरूम होता था, सिस्टर होती थी, स्टूडेंट होता था, सब्जेक्ट होता, उसके अलावा कुछ नहीं। यानी कहने का यही मतलब हुआ क्या कि अगर बाय द वे टीचिंग में वो कैपेबिलिटी है कि आप बिल्कुल इमेजिनेशन करके पढ़ा रहे हैं, तो एक नॉर्मल बच्चा या डल बच्चा भी आपके टीचिंग में काफी अटेंटिव होकर पढ़ेगा। यही चीज चाहिए विनीत सर। जी। आज की डेट में बच्चा दूर होते जा रहा है एजुकेशन से। आज के बच्चे को क्या चाहिए? नहीं, मेरे क्लास में कोई भी बच्चा आता है, मैं तो ये बोलता हूँ कि क्या वो इसलिए आया कि वो फेल होना है? आप भी खुद टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, क्या कोई बच्चा ऐसा आता है कि उसके मन में हो कि नहीं हमको कामयाब नहीं होना है? नहीं, कभी वो कामयाब होने की चाहत इसलिए वो आया। अब ऐसे टीचर हमारी ड्यूटी है कि हम उसको कामयाबी की तरफ ले जाए। अब अगर वो आपसे 1 घंटा क्लास करा, उसका दिल नहीं लगा, अगर 1 घंटा आपसे क्लास करा, उसकी निगाहें बोर्ड से उतर के नीचे झुक गई, 1 घंटा आपसे क्लास करा और आपसे वो अलग होके वो पेन पे लिख के लिखने लगा, फिर वो कैसा टीचर? ऑब्वियसली एक टीचर को हिप्नोटिज्म होना चाहिए, एक जादू होना चाहिए। लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी और एनर्जी कैसे मेंटेन करते हैं? क्योंकि जैसे टीचर मैं भी हूँ, मैं जान रहा हूँ कि कैसे कंसिस्टेंसी एनर्जी मेंटेन करते हैं, लेकिन आप एज अ लेगेसी एंड यू हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो कैसे वो एनर्जी और कंसिस्टेंट मेंटेन करना? अब इसकी भी एक कहानी है साहब, बोलिए तो मैं बता दूं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आप सब राज हमसे उगलवा लेंगे। जी बिल्कुल। इसके भी पीछे हमारे एक टीचर, हमारे मास्टर्स डिग्री में एक टीचर थे, केबी मिश्रा सर जी। तो उन्होंने बोला जुबैर जानते हो टीचिंग क्या है? तो हम कोशिश करते थे कि अपने सर से ज्यादा सीखें, सर के सामने हम जो था उनसे जानना चाहते हैं वो क्या बोलते हैं। मास्टर डिग्री में लोग मैच्योर हो जाते हैं। उन्होंने कहा टीचिंग एक एक्टिंग है।
ओके। तुमने शाहरुख खान को देखा होगा, सलमान खान को देखा होगा, उसको देखा, वो एक्टिंग करते हैं और वो फिल्म बनाते हैं, वो फिल्म बना देता है ऐसे। कहीं ना कहीं आपका टॉकेटिव नेचर ही आपको पुश करता होगा ये सब सवाल पूछने में उन लोग को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वही तो, क्योंकि सब स्टूडेंट कहाँ इतना हिम्मत करते हैं कि वो पूछे। आप बक 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 करते रहते होंगे, कंटिन्यू टॉकेटिव होते होंगे, तभी तो पूछ लेते होंगे फ्रीक्वेंटली फटाक से। अरे तो वो यही बातें थी ना, तो केपी मिश्रा सर ने कहा कि ये जो टीचिंग है, जो टीचर है वो एक एक्टर है जी, लेकिन उसका मुकाम उससे बड़ा है। जब वो एक फिल्म बनाता है तो एक शॉट देने के लिए न जाने कितने बार रीटेक लेता है, लेकिन टीचर जब क्लासरूम में खड़ा होता है ना तो फिर वो रीटेक नहीं लेता है जी। वो जब पढ़ाता है तो वो एक एक्टर है, वो एक एक्टिंग करता है, उस सब्जेक्ट के साथ रोना भी है, उस सब्जेक्ट के साथ हंसना भी है, उसको टॉपिक के साथ मुस्कुराना है। केपी मिश्रा की वो बात आज तक मेरे कानों में है। उन्होंने कहा था एक टीचर की जुबान ही नहीं पढ़ाती है, उसकी आंखें भी पढ़ाती है जी, उसकी मुस्कुराहट भी पढ़ाती है। सर अब यंग टीचर को हमारे बताइए कि किस तरीके से वो एक एनर्जी। मैं यही आज के जो टीचर्स हैं मैं बता रहा हूं कि टीचिंग एक कला है, टीचिंग एक आर्ट है, टीचिंग एक एक्टिंग है। जब आप स्टूडेंट के सामने खड़े होते हो तो सिर्फ आपकी जुबान नहीं पढ़ाती है, आपकी जो होता है जिस्म का एक एक हिस्सा टीचर होता है, आपकी हर मुस्कुराहट पढ़ाती है, आपका एक अंदाज पढ़ाता है, ये आपका ये हाथ उठाना, आपका चलना, आपका झुकना, आपका उठना, आपका बैठना, ये सब कुछ पढ़ाता है। आज दुनिया कर रही है नहीं कि ऑनलाइन का जमाना आ गया है, और ऑनलाइन में जो होता है जनाब बहुत फर्क है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। एक समुद्र को उसके करीब से देखना, उसकी अटखेलियों को देखना, उसकी लहरों को महसूस करना और टीवी में समुद्र को देखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ऑब्वियसली बात। हिमालय की वादियों में चले जाए विनीत सर, वहां की जो ठंडी हवा आएगी, वहां की जो हरियाली होगी, वहां की जो खुशबू होगी, उसको महसूस कीजिए वहां जाके, और टीवी में देखिए, क्या दोनों सेम चीज है? स्टूडेंट जब तक टीचर को महसूस नहीं करेगा तब तक वो अच्छा टीचर नहीं बन सकता है। स्टूडेंट को महसूस करना होगा और टीचर की ड्यूटी को महसूस कराए, अपने प्रेजेंस को शो करे। अगर वो 1 घंटा पढ़ा रहा है तो 1 घंटे के लिए बच्चा खो जाए, उसकी टीचिंग में खो जाए। और इसीलिए हर एक टीचर को उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना सलमान खान अपनी फिल्म बनाने के लिए, शाहरुख खान अपनी फिल्म बनाने के लिए मेहनत करते हैं। मतलब प्लानिंग के साथ आना होगा, पूरी तैयारी के साथ जब स्टेज पे खड़े होंगे तो उनको ये सोच के खड़ा होना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उनको रीटेक का मौका नहीं है। 1 घंटे के लिए वो एक्टिंग कर रहे हैं और अपनी फिल्म को सुपरहिट बनाना है, और उसके व्यूवर्स वो स्टूडेंट्स हैं। आपको कुछ ऐसा करना होगा कि बच्चे आप में खो जाए, आपकी आवाज में खो जाए, आपकी मुस्कुराहट में खो जाए, आपके अंदाज में। यह नहीं कि बच्चा आपका पीठ देखे, यह नहीं कि बच्चा बोर्ड पे लिखावट को देखे, बच्चा आपकी पढ़ाई को महसूस करे। वो पैशन से ही आएगा। जब टीचर्स में एक पैशन डेवलप हो जाएगा, एक लगन डेवलप हो जाएगा, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली। तो मैं फिर से आता हूं आपके सवाल की तरफ। जी, आपका सवाल था कि आप इतना कैसे मेंटेन करते हैं। तो मैं जब भी क्लास में खड़ा होता हूं, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन मेरा पहला क्लास होता है, हर दिन हर क्लास जो है उसमें एक नया जुबैर खान होता है, एक नई कहानी होती है, एक नया अंदाज होता है। सर ये 35 साल सर बहुत बड़ा डिकेड होता है सर, मतलब ऑलमोस्ट 30 मतलब 3 डिकेड्स हो गए। अब इस पे कैसे वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं? जनाब 35 साल में फिल्में भी तो बहुत आई। 35 साल पहले जो फिल्में होती थी, है ना, बाजीगर फिल्म देखिए और आज का फिल्म देख लीजिए, तो फिल्में भी तो आती गई। तो फिल्मों में आपको लगा नहीं कभी कि यार सेम डे वही चीज कर रहा हूँ, सेम डे वही कहाँ कर रहा हूँ? पहले जब आज से 30 साल पहले पढ़ाता था तो फिर उस समय जो था फिल्म कुछ कुछ होता है वो कॉपी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े तो मोहब्बतें के डायलॉग्स को जो होता है वो साथ में लेके बोलने लगे। आ जाता हूँ तो आज जो नई फिल्म आ रही है, एंगेजमेंट रखते हैं आप क्लासेस में। बिल्कुल भाई, बच्चा जो देगा पुष्पा 2 देगा, अपन झुकेगा नहीं, तो फिर वो झुकेगा नहीं, तो फिर उसी स्टाइल में जब घुसे तो फिर तो बच्चा ये होना चाहिए। अभी आज की बात कर रहा हूँ। आज चूंकि 4 तारीख को नीट है, तो नीट के लिए आज लास्ट क्लास था। आज लगभग बहुत बिजी था, आज मैं सुबह से बिजी था। और चूंकि संडे को, चूंकि अब अगले संडे को मेरे बच्चों का महापर्व, इसीलिए मैं आपको पकड़ नहीं पा रहा था। संडे ऐसा दिन को भी आप क्लास अगर लेंगे तो नहीं, आज महापर्व था। और आज आप यकीन मानिए कि सुबह से लगातार मैं बैच में हूँ, लगातार बैच में हूँ। और अभी भी मैं आपके सामने आया हूँ, बैच लेने के बाद जस्ट बाद आया हूँ। बल्कि माँ ने मेरे बोला भी कि बेटा तू थका हुआ है, हम लोग वही थकावट को दूर करने जाऊँ। एक ऐसी अजीमुल शान सक्सेस से बात करने जा रहा हूँ कि जिनकी बातों के बाद मैं अब दिन भर का तनाव दूंगा, कल जब सुबह खड़ा होगा तो एक नया जुबैर खान के साथ खड़ा होगा।
ये पक्का सर, गारंटी मैं आपको यहाँ से ये दे के भेजूंगा। तो मैं बिल्कुल जो नई फिल्में आ रही हैं उन खास करके मैं देखता हूँ कि उनका कौन सा डायलॉग बच्चे को जो होता है वो याद हो, अब उस डायलॉग पे उस पूरी को देखिए। हिप्नोटिज्म क्या है, पहले एक टीचर का अंदाज होना चाहिए कि बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करे। पहले बच्चा ये लेकर हाँ यार इनकी बात सुनते हैं, अच्छा ये हुआ, अच्छा ऐसा हुआ। जैसे बताया कि गुरुकुल था, एक बड़ा सा जो वो स्कूल था, उसका डायरेक्टर, मैं शुरुआती बात बताऊँ 35 साल पहले क्या होता तो मैं उस समय की बात होता, उसका जो वो प्रिंसिपल होता अमिताभ बच्चन, नारायण शंकर, सूर्य की आंखों में आंखें डाल के बताता है डोंट लाइक चेंजेस, मोहब्बतें मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जज्बात इंसान को खोखला बना देता है। मेरे इंस्टीट्यूट में किसी भी स्टूडेंट को मोहब्बतें करते हुए देख लिया गया तो उसका नाम हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। अब इसमें धीरे से बोले कितना जुल्म करते थे बताओ, और बच्चा हंस दिया। अब उसी में एक शाहरुख खान आते हैं, हाथों में जो होता है वायलिन लिए नारायण शंकर। अब वो कुछ इस हिसाब से बोल दिया, बच्चे भले नकल कर पाया नहीं कर पाया, मिमिक्री कर पाया नहीं कर पाया, लेकिन बच्चे उस याद में खो गए। अब वहां से उठा के उनको बायोलॉजी पे पटकना है, अच्छा, बायोलॉजी से उठा के उस टॉपिक पे पटकना है। तो अब वो भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, अब वो भूल गया कि एक क्लासरूम है। उसको क्या होता है कि वो कहानी के थ्रू वो पर्टिकुलर टॉपिक याद रहता हो। जी जी बिल्कुल, कि भाई ये कहानी में ये टॉपिक मतलब अटैच हुआ था, अब इस टॉपिक का ये आंसर है, वो लिख देता हूँ, वो लिख देता, तभी तो सर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाते हैं आप लोग। बिल्कुल, थोड़ा मैं देखता हूँ कि न्यूज़पेपर में कटिंग्स में आपके आते हैं कि ये रिजल्ट में, ये रिजल्ट में। अल्लाह का करम है जो होता है कि वो बच्चे कामयाब होते आए हैं, लेकिन इसमें मैं अपना कुछ भी नहीं मानूंगा। मुझे याद है एक प्रोग्राम हुआ गया कॉलेज के एकता भवन में, उसमें सारे लोग आए हुए थे, वाइस चांसलर भी थे, डीएम साहब भी थे उस जमाने के, और इंटरव्यू लिया गया उनसे। जब पूछा गया अमित कश्यप से कि आपने ये जो 12वां रैंक लाया है ऑल ओवर इंडिया, अच्छा, इसमें आपके टीचर जुबैर खान का क्या रोल है? उसने कहा कि कोई रोल नहीं है। अब मैं तो ऐसे देख रहा कि क्या बोल रहा, क्योंकि मेरे कामयाबी में मेरे टीचर जुबैर सर का कोई रोल नहीं है। मैं पैदा हुआ था इस कंपटीशन के लिए, मैं जानता था कि मैं ये कंपटीशन निकालूंगा, और ये कंपटीशन मैंने निकाल लिया। मैं तो पैदा ही हुआ था उस कंपटीशन के लिए, ये कंपटीशन बना ही था मेरे लिए, मैं निकालता। शायद उसको निकालने में मुझको 2-3 साल लग जाते। जुबैर सर ने यह काम किया कि मुझको करंट ईयर में निकाल दिया। इन्होंने कैटलिस्ट का काम किया, जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। एक स्टूडेंट के कामयाबी में टीचर कैटलिस्ट है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। वो बात मुझे आज तक याद है। आज लोग कहते हैं ना कि मेरे वजह से ये निकला, मेरे वजह से टॉप हुआ। आज किसी भी टॉपर को लोग यूं प्रमोट करते हैं जैसे कि उस टीचर की वजह से ही नहीं। आप उस बच्चे की लगन को देखिए। एक बच्चा जब कामयाब होता है तो उस बच्चे की कितनी मेहनत है उसको दिखाया जाए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल उन टीचरों को ना बताए कि जुबैर खान की वजह से यह बच्चा जो टॉप किया, यह दिखाए कि उस बच्चे के माँ बाप कैसे थे, उस बच्चे की सराउंडिंग क्या थी, वो कितना गरीबी से पढ़ा, उसके दोस्त कैसे थे, वो कौन सा काम करता था, कितने घंटा पढ़ता था। हम तो यही चाहेंगे कि टीचर हमेशा ये चाहता है कि उसको कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिनकी पेरेंटिंग अच्छी हो, जो स्ट्रगलर हो, जो मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ाई को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। बिल्कुल, हर एक टीचर यही चाहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं विनीत सर कि हर एक बच्चे में एक काबिलियत होती है। जी, जैसे हीरा ना आपके कदमों में अगर पत्थर के रूप में आया तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कौन हीरा है कौन कोयला है। कोयले की खान से हीरा निकलता है साहब, लेकिन वो अधिक प्रेशर की वजह से वो डायमंड बन जाता है। एक जौहरी पहचान पाता है कि हीरा, जौहरी पहचान लेता है कि वो हीरा, पहचान लेता है कि वो हीरा है। तो हर एक बच्चे के अंदर काबिलियत होती है कुछ करने की। अब ये हम जैसे टीचरों के पर डिपेंड करता है कि उसकी काबिलियत को कैसे निखारे। जज्बा, मैंने पहले भी कहा था कि बच्चा आया है इस उम्मीद के साथ, ये नहीं आया कि मुझको फ्लॉप होना है, वो ये सोच के तो आया मुझे कामयाब होना है। तो हर एक बच्चे को अलग तरह से ध्यान देना होगा। लेकिन हम छोटी सी बात करते हैं, हम टीचर तो बाद में, ये तो सबको ही जानता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहली टीचर माँ होती है।
अब एक माँ अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए कितनी एक्टिंग करती है, चंदा मामा दूर के, ए कुत्ता कुत्ता को दे दो, कुत्ता ये बिल्ली को दे दो, बिल्ली को दे दो, ये खा ले। आपकी भी बेटी है, हमको लगता है कि आपको भी खाना खिलाने में आपकी वाइफ को बड़ी परेशानी होती होगी। Obviously. अब सोचिए माँ कितनी एक्टिंग करके उसे खाना खिलाती है, कितनी एक्टिंग करके गाना गा के उससे सुलाती है। हर टीचर को एक माँ से सीखना चाहिए टीचिंग किसे कहते हैं। जब वो खाना खिलाने के लिए इतनी एक्टिंग कर रही है, जब वो अपने बच्चे को सुलाने के लिए इतने, तो आप साहब एक बच्चे की मुस्तकबिल को बनाने जा रहे हैं। एक टीचर एक बच्चे की एक तकदीर को बनाने जा रहा है। Exactly. वो एक बच्चे को नहीं, एक पूरे परिवार को आगे बढ़ाने चला जा रहा है, एक जनरेशन क्रिएट करने जा रहा है। तो उसको तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, उसको तो ये देखना पड़ेगा ना कि वो माँ जानती है कि मेरा बाबू कैसे खाएगा। तो प्लेट में चार लेकर देंगे, तो ये पापा का हिस्सा, ये भैया का हिस्सा, ये उसका हिस्सा, ये खा ले। सब चीज भुलवा के उसे खाने के तरफ कंसंट्रेट कर लेती है, इशारों में खिला देती है, भुला के खिला देती है। नहीं सोने वाले बच्चों को भी कभी गोद में लेके कभी गाना गा के सुला देती है। ऐसी एक टीचर को वो बच्चा पढ़ेगा, क्यों नहीं पढ़ेगा? आपको एक्टिंग करना पड़ेगा, उसके जज्बात को जाके देखना पड़ेगा, उसकी इस पॉइंट को महसूस करना पड़ेगा। एक बच्चा क्लास में कहां से आ रहा है, आप समझते हैं साहब? हमारे बैच में एक बच्चा पढ़ता था, आप यकीन मानिए वो रात भर काम करके सुबह आता था पढ़ने के लिए। अच्छा। नाइट शिफ्ट में काम करता था, मैं नहीं बताऊंगा उसका नाम, आइए नहीं होगा तो बस, वो रात में काम कर गया। अब रात भर जो जगा हुआ इंसान है, और सुबह 7 से 9 बजे वाले बैच में हमारे पास आता था। सुबह में ही आता था? सुबह में। रात भर काम करके फ्रेश हो गया आ गया। अब जब आता था ना तो कई बार उसकी आंखें से झपक जाती थी। अब मुझको बड़ा गुस्सा है, हमें तुम रात भर क्या करते हो, जो होता सवेरे जो होता तुम यहाँ पे सोते रहते हो करके। मैंने क्या किया, गुस्से में आके उसको क्लास में खड़ा कर दिया, खड़े होकर तुम पढ़ो। फिर इतने में मेरी माँ क्लासरूम में मेरे लिए पानी लेके आई। तो मेरा बेटा यहाँ खड़ा क्यों है, उस बच्चे को बोले। हम बोले माँ ये सो रहा था। माँ ने क्लास में बोला कि क्या सोना इतना जो मैं, तुमने ये नहीं पूछा ये क्यों सो रहा है? बात सही है। तुम ये सोचो कि ये क्यों सो रहा, ये मेरा पोता को तुम खड़ा क्यों, चलो बैठो, अभी मैं जिंदा हूं, अभी तो सर की क्या औकात है कि तुझको पनिश करेंगे जो होता। अब बच्चा लोग सब ताली बजाए मेरी माँ के लिए। और माँ ने बड़े प्यार से उससे पूछा बेटा क्यों सो रहा था। बच्चे की आंख में आंसू थी। अब बच्चे ने कहा कि माँ ऐसी बात है। यकीन मानिए उस दिन मेरा दिल जो है वो फट गया कि ये बच्चा अपनी परिवार की गुर्बती से गुजर रहा है, और रात भर जग के ये बच्चा जो है वो सुबह पढ़ने के लिए आ रहा है। और मैंने ये देखा कि वो जो है, लेकिन वो क्यों सो रहा है ये मैंने नहीं देखा। आज जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आज वो गया का एक बहुत बड़ा मेडिकल प्रैक्टिशनर है। आज गया के अगर टॉप 10 डॉक्टरों का नाम लिया जाए तो उसमें वो एक डॉक्टर है। एग्जैक्टली, बात सही है जी। तो गया का टॉप 10 डॉक्टर्स में से एक है। गया के अभी टॉप 10 डॉक्टर में से वो एक है। गाइस मैं यहाँ पे आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या होता है ना, अक्सर ऐसा होता है, क्या लोग बोलते हैं कि यार ये सर जो है इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हैं, ये सर इतना अच्छा है, इनका एक्सपीरियंस क्यों है। कहते हैं ना कि बहुत सारे वैल्यूज इन्होंने देखे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स इन्होंने देखे हैं, बहुत सारे लाइफ्स को इन्होंने नर्चर किया है, जिसके कारण क्या होता है ना कि ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इनका कितना एक्सपीरियंस हाई है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स से, इनफैक्ट सारे टीचर्स से, कि अगर बाय द वे कोई टीचर आपके पास है आसपास में जिनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो काफ़ी दिनों से सर्व कर रहे हैं, वो अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको जज कीजिए और ये बात मान के चलिए कि वो आपका वैल्यू ऐड कर सकते हैं लाइफ में और आपको बहुत अच्छा टीचिंग दे सकते हैं। दो द रीज़न we know that in our Gaya town that this master is having this type of quality. Hats off to you sir for this. Thank you. That you are producing the mastermind in our Gaya town. Thank you. शुक्रिया। तो उसके बाद फिर कैसे होगा क्या सर? देखिए कहानी तो बढ़ते गई, चीजें बायोलॉजी ही क्यों पढ़ाए आप? बायोलॉजी ही क्यों?
केमिस्ट्री क्यों नहीं, फिजिक्स क्यों नहीं, बायोलॉजी? अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि बायोलॉजी ही क्यों। मैं बता दूं, जब मैंने +2 किया था, 10 जब मैं किया, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा। मैथ्स में मुझको 99 क्यों आया, आज भी मुझको ये अफसोस है। मैथ्स बहुत अच्छा था, आप बिलीव नहीं करेंगे। क्या होता है कि जब भी मैं बायोलॉजी के टीचर को देखता हूँ किसी को भी, तो मुझे लगता है कि वो मैथ में बहुत कमजोर हुआ करते होंगे, इसलिए बायोलॉजी पकड़ लिए होंगे, इसीलिए बायोलॉजी के टीचर हैं। मेरा मैथ बहुत अच्छा बता रहे था, हैं। मेरा मैथ इतना अच्छा था कि मुझको 1 नंबर कम आया था, 99 आया मुझे बोर्ड में। तो मैं यानी 1 हफ्ते तक मैं रोता था कि मुझको 1 नंबर कम क्यों आया। बोर्ड के एग्जाम के बाद मैंने मैथ बनाना शुरू किया, मुझको मैथ में ही कैरियर बनाना था, मैथ बहुत अच्छा लगता था। उस समय 9 किताबें होती थी 11 12 मिला के मैथ्स के लिए, और रिजल्ट के आते आते तक मैं वो 9 किताब बना गया मैथ्स का। रिजल्ट आया, बड़े अच्छे नंबर से बोर्ड में पास हुआ, जो होता है वो सब कुछ हुआ। अब जब +2 लेना था, तो अब यहां पता है कि पीसीबी लूं कि पीसीएम लूं। सब कुछ जानता था कि ये तो मैथ्स लेगा। उस समय बायोलॉजी हमको बहुत खराब लगता था, बहुत खराब, मतलब बहुत खराब। तो हम सोचे कि मैथ तो हम 9 बना लिए, तो 2 साल ये 11 और 12 हम करेंगे क्या। तो पापा ने बोला कि बेटा एक बात याद रखना, अक्सर ऐसा देखा गया कि शुरू में जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, बाद में वो चीज बोरिंग होने लगती है, और बाद शुरू में जो चीजें खराब लगती है ना, वो बाद में बड़ी अच्छी लगने लगती है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। अच्छा, तो तुम अपना फ्यूचर देख बेटा। तो हम बोले पापा हम 9 किताब बना गए तो सही में हमको तो बोरिंग ही लगेगा आगे में, अब हम क्या बनाएंगे। तो मेरा बायोलॉजी बहुत, हम बायोलॉजी पे, क्योंकि बायोलॉजी पे मेहनत को, और मैंने वहां से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया। और बलिहारी जाऊं मैं अपने गुरुओं की, ऐसे ऐसे टीचर्स मिले विनीत सर जी, कि उन्होंने मेरे अंदर एक बायोलॉजी का जुनून पैदा कर दिया, एक दीवानगी पैदा कर दी बायोलॉजी के प्रति। और उसके बाद मेरा सब कुछ बायोलॉजी हो गया। और मैंने आज कहा था ना कि बायोलॉजी मेरा आज सब कुछ है। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने कहा कि बायोलॉजी मेरा सब मैं कुछ कनेक्ट है। कर पा रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल। तो वो एक, ये मेरे टीचरों का देन, मैंने कहा ना कि टीचरों का देन है आपका सर, लेकिन चूंकि आप बहुत सवाल करते होंगे, तभी तो वो सारे जवाब देते होंगे आप, तभी सारे जवाबों को आप कंटिन्यू ये करते, ओवरकम करते। नहीं देखिए, मैं अभी क्या हुआ कि एक बच्चे की तकदीर को बदलने में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है जी, उसकी पूरी लाइफ को वो चेंज कर सकता है जी। तो मैं आज यहां हूं, अपनी सबसे पहली टीचर जो मेरी माँ आज भी मेरे साथ है, 85 साल उनकी उम्र हुई, लेकिन आज मैं आपके पास से जाऊं ना, रात का खाना मैं उनके हाथ से खाता हूं, अपने से नहीं खाता हूं, है ना। रात में उनको पैर दबा के उनके सरों में तेल लगाने के बाद मुझको भगाएगी, जा जा तू थका हुआ है, ऐसे करेगा। मतलब भाई बहन है आप लोग? मैं एक भाई या 2 बहनें हैं हमारी। अच्छा। छोटी बहन मेरी साइंटिस्ट, और एक और जो हमसे भी छोटी है वो IITians है। दोनों खुशहाल है, हम लोग तीनों भाई बहन। पापा मेरे बहुत जल्दी चले गए इस दुनिया से, और पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। दोनों बहनों की शादी भी मैंने किया, और दोनों सब कुछ किया, और मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ है, मेरी माँ सब कुछ है। अब काफी मन भी लगता होगा अपने गाँव। बहुत मजा आता है माँ के साथ जो होता है सब कुछ। मेरे बच्चे जो है माँ के साथ जो होता है, वो दादी के मेरे स्टूडेंट्स जी। आप यकीन मानिए कि जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उसमें से कई स्टूडेंट जो होता है समय दादी माँ करके उनका आशीर्वाद लेंगे, उनसे बात करेंगे। हमसे मिलने के बजाय मेरी माँ से मिलना पसंद करते हैं। वो आते हैं जो होता है तो माँ बड़े प्यार से सबसे मिलती है। भाई माँ तो माँ होती है, सबकी माँ अच्छी होती है, माँ तो देवी का रूप होता है। मेरा तो मानना है कि अगर धरती पे भगवान है तो इन द फॉर्म ऑफ योर मम्मी, इन द फॉर्म ऑफ योर पापा। मेरा तो यही मानना है। जी सर, एग्जैक्टली बात सही है। मैं इसे ताल्लुकात रखता हूँ कि हाँ ये बात सही है जी। और मेरी माँ थोड़ी डिफरेंट है। मैंने कहा ना कि मुझे बहुत अच्छे टीचर, पहली टीचर तो माँ होती है जी। आज भी मुझको वो गाइड करती है, आज भी कहती है कि बेटा ऐसे करो, बेटा वैसे करो, बेटा वैसे करो। जैसे आज आपका फोन आया, तो मैं थका हुआ था, माँ मेरे बोली कि नहीं विनीत तुमको बुला रहा, तुम जाओ, बहुत प्यारा बच्चा है वो,
वो जीवन बहुत आगे जाएगा। आपको माँ का आशीर्वाद मिला है, ये शख्सियत आज नहीं 10 साल 15 साल के बाद आप देखिएगा कि मुझे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा सर, विनीत सजा के 1 महीना बाद आइएगा। ये बहुत ऊंचाई पे पहुंचने वाले हैं क्योंकि मेरी माँ का आशीर्वाद इनको मिला। अभी सर बात भी सही है, देखिए इतना आंधी तूफान चल रहा है जी, आंधी तूफान चल रहा है एकदम, तो लोग उड़ रहे हैं चोरी लेकिन हम लोग का पॉडकास्ट जो है बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर नो डाउट है कि आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस है बायोलॉजी में और एजुकेशन फील्ड में है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं आपने, कुछ तो हिडन टैलेंट भी हैं आपके। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है, रिसेशन हाई का एक अलग माहौल सा चल रहा है, तो क्या मेजर चैलेंजेस और इम्प्रूवमेंट या कुछ सजेशंस देखना चाहते हैं आप एजुकेशन सेक्टर में? क्योंकि अभी जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है उस एजुकेशन पॉलिसी पे भी बहुत ज़्यादा कुछ खास अंतर नज़र नहीं आ रहा है कि हाँ कुछ बहुत ज़्यादा लोग ये हो जाएंगे, तो कैसे मतलब कि आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है इस मैटर पे? देखिए कोविड के बाद विनीत सर एक बहुत बड़ा तूफान आया है एजुकेशन सिस्टम में जी, टीचर्स की जिंदगी में भी, स्टूडेंट्स की जिंदगी में भी। आप याद कीजिए कोविड में 2020 में जब लॉकडाउन हुआ, सारे स्कूल बंद हो गए, बच्चों के हाथ में मोबाइल आया, सभी टीचर ने, सभी स्कूलों ने जूम ऐप कर दिया क्लास कीजिए। और ये एक्सपीरियंस आपने देखा होगा कि कई बच्चे घर में जूम ऐप पर चालू करके टीचर की आवाज आ रही है, अब ये दो काफी मीम्स भी बना वहाँ पे। हाँ? कि भाई भूख रहा है कुत्ता की तरह कोई, और वो चुपचाप मुंह से बना रहा है, बच्चे बैठ के उधर बैठ करके वो गेम खेल रहे हैं। हुआ क्या जी, ये जो कोविड आया और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आया, बच्चे मोबाइल पे पढ़ने का शौक रखने लगे, तो बहुत कम उम्र में बच्चों को मोबाइल दे दिया गया। उस समय तक बच्चे अपने पेरेंट्स बच्चों को मोबाइल नहीं देते थे, अब यकीन मानिए नहीं देते थे, 10 तक नहीं देते थे, 11 12 तक नहीं देते थे, नहीं भाई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना कि अब बच्चों के पास वो मोबाइल देना पड़ा क्योंकि वो एजुकेशन से कनेक्ट हो रहा था कि भाई एजुकेशन इसी पे आएगा, अब भाई पढ़ाई। अब हर सिक्के का 2 रूप है, मोबाइल अच्छी चीज भी है तो खराब चीज भी है। मोबाइल जो है वो बच्चों का टाइम लेती है, उनका कंसंट्रेशन लेता है, उसको सोशल मीडिया से कनेक्ट करता है, उसका टाइम लेता है। और बच्चा अभी एडोलेसेंट है, ये जो किशोर अवस्था, ये जो एडोलेसेंट होती है ना, इसमें बच्चा कुछ नया करने की कोशिश करता है जी। बच्चा अपने आप को सोसाइटी में ये प्रूव करना चाहता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, उसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन होता है। जैसे छोटी सी बात है, पापा को फोन पे पेमेंट करने नहीं, अरे पापा लाइए ना हम फोन पे पेमेंट कर देते हैं। अब पापा को बिजली बिल आने के बाद लाइन में लगा होता था धूप में, मेरा बेटा कितना आसानी से तुरंत कर दिया, कितना इजी हो गया। किसी को पैसा भेजना था तो बैंक में जाते थे, पैसा लगाते थे कि पापा देखिए हम ऐसे कर देते हैं, तो माँ बाप को भी लगने लगा कि मेरे बेटा ने मेरा काम को बड़ा आसान कर दिया। अपने थोड़े से फायदे के लिए बच्चे को और ज्यादा मोबाइल देने चले गए, बच्चों को और ज्यादा मोबाइल पे डिपेंड करते चले गए, अकाउंट वगैरह भी सारा हैंडल करने के लिए दिया। बिल्कुल। और जानते हैं अभी आपने कई न्यूज सुना होगा कि उसी अकाउंट के चक्कर में कोई बच्चा जो होता है वो पूरा जो होता है अकाउंट खाली कर दिया, पबजी में खेल गया, ड्रीम 11 पे हार गया जो होता है, बाद में ऐसा कुछ हो गया। अब कई केसेस हुए। तो जो सबसे बड़ा विनिसर जो आया ये ऑनलाइन एजुकेशन आया। मैं फिर बोल रहा हूं कि ऑफलाइन का सॉल्यूशन कभी भी ऑनलाइन नहीं हो सकता है। हाँ, जब ऑफलाइन बंद हो गया तब समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बच्चे बिल्कुल डिस्कनेक्ट ना हो जाए तो ऑनलाइन था, लेकिन यहीं पर बच्चे मात खा गए और यहीं पर सब कुछ गड़बड़ होता चला गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऑनलाइन एजुकेशन गलत है, तरीका गलत है जिस तरह से बच्चे कर रहे हैं। अब बच्चों को क्या है ना कि आप याद होगा पहले बच्चा पढ़ता था, बुक पढ़ता था, अब क्या है ना कि अब इतना कुछ है ना कि अगर वो क्वेश्चन को सीधे मोबाइल पे टाइप करके दे रहा तो उसका सॉल्यूशन आ रहा। आप पहले 10 में याद होगा एक क्वेश्चन को बनाते थे मैथ्स में, तो कई बार आधा घंटे लग जाते थे, कई बार 1 घंटा, कई बार बच्चा रोने लगता था, अच्छी तरह आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा। आज का बच्चा वो मेहनत कर रहा है, आज क्वेश्चन देखा मोबाइल पे टाइप किया तुरंत उसका सॉल्यूशन आ गया। तो बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ चली गई? क्रिएटिविटी खत्म हो गई। रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभी पेरेंट्स को कि मोबाइल अगर आप दीजिए तो अपने सामने दीजिए, अकेले में बच्चे को मोबाइल बिल्कुल मत दीजिए, कम से कम 12 तक बैठे रहिए सामने में। जी, एक बच्चा जब क्लास 11 या 12 में पहुंचता है उस समय माँ बाप को सबसे ज्यादा माँ बाप की जरूरत उस बच्चे को महसूस होती है, और यही वो फेज है जब बच्चे से माँ बाप दूर होते चले जाते हैं।
जब वो बच्चा छोटा था, आपकी बेटी अभी छोटी है, जितना आप और आपकी वाइफ केयर कर रहे हैं उससे 10 गुना ज्यादा उस बच्ची को तब केयर करना होगा जब वो 11-12 में पहुंचेगी जी। उस बच्चे को महसूस होना चाहिए, उस लड़कियों को, कि मेरा सबसे अच्छे दोस्त मेरे माँ बाप है। यानी बच्चा कुछ गलत भी करे, आज मेरे तीनों बच्चे माशाल्लाह कामयाब है, मैं बिल्कुल दोस्त की तरह ट्रीट करता हूं। बच्चे को कुछ गलत भी करेंगे तो आगे हमको बताएंगे कि पापा मैंने ये गलत किया। तो बच्चों को सबसे ज्यादा अभी माँ बाप की जरूरत होती है। और मैं कई बार माँ बाप को देखा हूं, बच्चों को कहते हैं तो ऐसे ना हो तो तू ना करनी, हाँ ये होता है, तो ना भैंसे चढ़नी, तू खेती करनी। आपके चैनल से मैं ये बात हर माँ बाप को कहना चाहता हूं कि हर बच्चे के अंदर ये हुनर है, हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, हर बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है, वो आपके परिवार को बदल सकता है, केवल उसको आपके विश्वास की जरूरत है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कभी यह न कहें कि मेरा बेटा कमजोर है, मेरा बेटा मंद बुद्धि है, मेरा बेटा बकलोल है, कभी नहीं। हमेशा कहे कि मेरा राजकुमार तो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनेगा, मेरा बेटा तो IAS बनेगा, मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी, मेरा बेटा तो DM बनेगा। भले कभी उसकी जुबान सामने या उसके दोस्तों के सामने या अपने दोस्तों के सामने कभी भी अपने बच्चे की बुराई नहीं करे। अक्सर लोग कहते हैं अरे सर ये क्या पढ़ेगा, ये गधा, इसको पढ़ने में मन नहीं लगता। नहीं, अपने बच्चों की तारीफ करें, तारीफ की कसीदे पढ़ें, उनकी कामयाबी का गुणगान। बच्चा अगर 10 नंबर भी ला रहा तो क्या कहेगा, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा नंबर ले रहा, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा बच्चा तो फ्यूचर का डॉक्टर है। जानते हैं, आपकी ये वर्ड उस बच्चे के अंदर विश्वास पैदा करेगी। उसको लगेगा मेरी माँ कहती है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मेरी माँ कहते हैं एक न एक दिन लगेगा यार मेरे माँ बापों से इतना उम्मीद लगाए हुए हैं, मैं क्यों इधर उधर जा रहा हूं, कम से कम उनकी खुशी के लिए तो मैं कुछ कर जाऊं। विनीत सर, एक माँ बाप का विश्वास बच्चों को कामयाब करता है जी। एक माँ बाप की सबसे ज्यादा जरूरत बच्चों को होती है, बच्चे को सबसे ज्यादा। लेकिन यही वो वक्त है जब पापा पैसा कमाने में बच्चे से दूर हो गए और माँ को लगते है मेरा बेटा दूर हो गया, अलग रूम दे दो। अरे कभी प्यार से उसको अपने गोद में लेके सोइए, तो अपने सर पे जो होता है उसके हाथ तो फेरिए, अपने हाथ से धोने वाला जैसे बचपन में खिलाते खिलाइए, तो उससे पूछिए तो कि तू उदास क्यों है बेटा, क्या वजह है कि तू आजकल बड़ा खामोश रहता है बेटा, कौन सी चीज तुमको मन ही मन जो होता है कचोटे जा रही है। उसके दुख दर्द को समझिए, तो उसको करीब लाइए, उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, उस पर विश्वास कीजिए। आज ये जरूरत है। आज तो कोविड नहीं, मैं आपके मैं क्वेश्चन पे आऊं, मैं भटक नहीं, आपको लगेगा कि जो बड़े टॉकेटिव है भटक जा रहे हैं, है ना। आज की प्रेजेंट सिनेरियो में किस बात की जरूरत है? जब चीजें मिली हैं तो उसका यूज करें। मोबाइल पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा एजुकेशन है, लेकिन ये देखते हुए माँ बाप को कि ऐसा तो नहीं कि उसका सॉल्यूशन खोज रहा है, क्योंकि बेटा तेरे टीचर ने तुझको हार्ड पढ़ाया है, तुझको वहां समझ में नहीं आया, ये मैं लगा देता हूं। आजकल तो मोबाइल टीवी से कनेक्ट हो जाता है, ये मैं बेहतरीन जो है ऑनलाइन टॉपिक टीवी पे लगा दिया, हार्ड के बारे में डिस्क्राइब कर रहा, तो उसको समझ। कल पे क्लास में जुबैर सर जो होता है कितनी पढ़ाने वाले, सर इतना क्लोजर नहीं है बच्चों के, मतलब वो होना पड़ेगा। हाँ, पेरेंट्स और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप है, वो इतना कनेक्ट ही नहीं है बच्चों से कि वो बैठे और बोले कि ये वाला पढ़ो वो वाला पढ़ो। यही तो करना है, कम से कम एक बार उनको देखना पड़ेगा, बेटा क्या पढ़ा, बेटा ये इसका फेयर कॉपी कहाँ है देखो, बच्चा तुमने कितना टेस्ट में नंबर लाया, अपने ही भले नहीं जान रहे, लेकिन बेटा ये वाला चैप्टर ना पीछे में, भाई हर चैप्टर के पीछे में एक्सरसाइज तो दिया जाता है, बेटा ये नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 जैसा लिख के दिखाओ तो मुझको। मोबाइल से नहीं, अपने से, मतलब पेरेंट्स बैठे हैं, देखना पड़ेगा, हफ्ता में एक बार उसकी फेयर कॉपी को चेक करना पड़ेगा, उस पर साइन करना पड़ेगा कि मैंने यहां तक देख लिया, अब मैं देखूं। विनीत सर जी बहुत जरूरत है 11-12 में अपने बल्कि 9-10 से ही मैं तो कहूंगा 9-10-11-12 ये 4 साल एक माँ बाप को अपने बच्चों को सबसे ज्यादा करें, क्योंकि 12 के बाद उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ हो जाएगी, वो मेडिकल कॉलेज में चला जाएगा, उसकी दुनिया अलग हो जाएगी, वो आपसे दूर हो जाएगा। लेकिन जब आपसे दूर हो ना तो पल पल आपको महसूस करे। एक बच्चे को अपनी माँ की गरम गरम आलू के पराठे याद आए, बात सही है, उसके बाप का प्यार से गले लगाना उसको याद आए, रेलवे स्टेशन पे छोड़ते समय बाप का आंसू छुपाना उसको याद है, तब बच्चा अटैच होता है। लोग कहते हैं ना कि आजकल बच्चा माँ बाप से दूर हो रहा है, नहीं, बच्चा माँ बाप से दूर नहीं हो रहा, माँ बाप बच्चे से दूर हो रहा है। इस बात को आप लोग, चूंकि मीडिया समाज का आईना होता है,
मैं यही कहूंगा कि समाज में ये बात फैला है, क्या लोग कह रहे हैं कि बच्चा दूर हो रहा, ना 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 ना, बच्चा शुरू से माँ बाप के करीब था, है और रहेगा। वो शुरू से भगवान मानता था, मानता है, मानता रहेगा। माँ बाप बच्चों से दूर हो रहे हैं, उसे प्यार से गले लगाइए। उठा ना मुन्ना भाई बेबीएस में कि उसको प्यार की झप्पी दीजिए, जादू की झप्पी दीजिए, बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरत इसी समय 9, 10, 11, 12 समय। और मोबाइल से बच्चों को दूर रखना होगा, सोशल मीडिया से, सोशल लाइफ से, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखना होगा। नहीं देखिए ना, आजकल लगन का सीजन चल रहा है, आप भी परेशान है कि शादी में जाना है, आपको भी जो होता है, सोच रहे हो कि जुबैर खान बहुत ज्यादा बात कर रहा, बड़े मेरे इंटरव्यू को लंबा कर रहा, मेरे पॉडकास्ट को लंबा कर रहा है, पार्ट 1 पार्ट 2 होगा सर, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाते चले जाएगा। अब ये माँ बाप बच्चे को शादी में क्यों ले जा रहे? अब हमारे यहाँ तो शादी इतना टेढ़ा है ना भाई कि 1 महीना पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है शादी में, त्योहार में। तो बच्चों को उससे दूर रखना होगा, सोशल लाइफ, सोशल मीडिया। मोबाइल भी दीजिए मोबाइल। ऑनलाइन पढ़ाई करें कि बेटा कल तेरे टीचर क्या पढ़ाने वाला, मैं बात फिर वहीं से शुरू कर रहा हूं, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाने वाले हैं, पूछिए कि कल तेरे टीचर क्या पढ़ाएंगे, तुम फिजिक्स में पढ़ने जाते हो ये पढ़ाएंगे, चल मोबाइल पे लाओ। सबसे ज्यादा देखिए कि किस टीचर का सबसे ज्यादा है पॉपुलरिटी है, किस टीचर का बहुत अच्छा है, पीडब्ल्यू कह उसको मोबाइल पे लगा के तू एक काम कर, कल तेरे सर पढ़ाने वाले हैं ना, तू आज पढ़, मेरे सामने तू पढ़, इसका नोट्स तैयार कर, और कल जब तू सवेरे बैठ अपने टीचर के सामने है ना, तो फिर तेरी लड़ाई हो टीचर से कि मेरा बेटा आगे है कि वो टीचर आगे है ना, दिखा दे कि उन्होंने जो पढ़ाया तू पहले से सब कुछ जानता था। और वो बच्चा जब सवेरे क्लास में जाएगा ना, तो कॉलर खड़ा करके पढ़ाओ ना गुरुजी, हम तो थोड़ा सा पहले पढ़ के ले, आप देखा ना फिर लड़ाई हो तो तू बेटा कि हम बेटा। मेरा एक स्टूडेंट है, आता है पढ़ने के लिए जावा, तो उसके पापा आर्मी में है, और हर प्रतिदिन मुझे एक दिन छोड़ करके कॉल करते हैं जी। अब पूछते हैं सर क्लास आया है क्या, सर वो पढ़ता है क्या, सर वो काम करता है क्या, सर वो होमवर्क बनाता है क्या, हर दिन पूछते हैं, एकदम पोलाइटली पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ, वो चुपचाप से फोन रख देते हैं। ये चीज अब बताइए कि इस आर्मी में है, वो कहाँ पे जंग लड़ने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वहां से वो कॉल कर रहे हैं, अपने बच्चे का फीडबैक ले रहे हैं। अब मैं उनको बोलता हूँ कि बच्चा ठीक है, वो नहीं सर ठीक है, नहीं सर मैं यहाँ नहीं देख पाता हूँ उसको, मैं चाहता हूँ उसके साथ बैठूं, लेकिन यहाँ पे देखना, देश को भी देखना है मुझे, लेकिन बच्चों को भी ध्यान लगा रहता है। अब देखिए मैं बताऊं कि वो बच्चा जो कामयाब होगा जी, और वो क्या कहते हैं, वो अक्सर मुझे डिसिप्लिन से एकदम कॉल करेंगे, प्रणाम बोलते हैं वो, अब बताइए फौज में है, प्रणाम बोलते हैं, अब डिसिप्लिन से कॉल करेंगे, फिर बेचारे पूछ के फोन रख देते हैं। तो वही मैं सोचता हूँ क्या कि कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स जो हैं, जैसा कि आपने बताया, इसलिए मैं कनेक्ट कर पाया वो चीज़, जैसे ही पेरेंट्स जो हैं वो कैसे अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं तो मैं तो बताता हूँ उस बच्चों को कि भाई तुम्हारे पापा ना तुम्हें कंसर्न दिखाते हैं, जो तुम क्यों ऐसे करते हो, तब तो कहीं ना कहीं वो बच्चा तो सर आगे बढ़ेगा ना लाइफ में, बिल्कुल बढ़ेगा ही। आप जानते हैं इसी कड़ी में मैंने एक नया प्लान किया, हमारे एक स्कूल चलता है चोपड़ा एजेंसी के पास, विष्णु स्थली विद्यापीठ। हम लोग गया कि जितने टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री, इंग्लिश के मंजूर सर, फिजिक्स के साई सर, प्रमोद सर, सब जुड़ के पढ़ाते हैं। वहाँ हम लोग मंथली टेस्ट लेते हैं, और जानते हैं टेस्ट का जो रिजल्ट हम लोग देते हैं, यानी क्या कि कोई पॉपुलर फिगर को बुलाते हैं, डीएम साहब को बुला लिया, वाइस चांसलर को बुला लिया, किसी HOD को बुला लिया, और बच्चे को प्राइज नहीं देते हैं, प्राइज उसके माँ बाप को देते हैं। अच्छा। माँ बाप आगे बैठते हैं, बच्चे पीछे बैठते हैं, स्टेज पर जो VIPs है हम लोग बैठते हैं। अच्छा। और बच्चा टॉप किया तो उसको बुलाते हैं, उसके पेरेंट्स को, डीएम उनको शॉल देंगे, उनको गुलदस्ता देंगे, ये और जो उसको बच्चे का गिफ्ट है, जो मोमेंटम है, फिर वो पेरेंट्स अपने बच्चे को बुलाते हैं, वो अपने हाथ से उसको देखते हैं। आप यकीन मानिए मैंने कई माँ बाप को रोते हुए देखा, बिलखते हुए। सर ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर, और उसके लिए जंग होती है बच्चों में, एक एक नंबर के लिए फाइट होती है। आज यही वजह कि हमारा जो स्कूल है 11-12 विष्णु स्थली विद्यापीठ के लिए, वो गया का सबसे बढ़िया रिजल्ट वो स्कूल दे रहा है आज की डेट में। अगर आप पेरेंट्स से कनेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहे हैं। बस आपके चैनल से यही कहना चाहता हूं कि पेरेंट्स जुड़िए अपने बच्चों के साथ में, बच्चों को मोबाइल दीजिए लेकिन पॉजिटिव काम के लिए। और जब से आपने इंप्रूवमेंट की बात की एजुकेशन सेक्टर में, मैं एक छोटा सा इंसान हूं, लेकिन मेरी एक राय है, 35 साल का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं, ये तो माँ बाप हो गए, लेकिन हम जैसे टीचरों को बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ा काम करना है। कोविड से पहले टीचरों ने जो काम नहीं किया, अब उनको काम करना है। आजकल हर जगह स्मार्ट क्लास हो गया जी, डिजिटल बोर्ड हो गया जी, बच्चों को आप दिखा रहे हो जो होता है जी। तो बच्चा बोर्ड की दुनिया में खो गया, बच्चा स्क्रीन की दुनिया में खो गया, बच्चे को आप अपनी दुनिया में वापस लाइए। ओके,
याद है बचपन में जो होता है टीचर पूछा करता था बच्चों से सवाल, इस सवाल का जवाब कौन देगा जो होता है, और उसका जवाब दिया तो उसको खुश होकर एक टॉफी दिया करता था, एक चॉकलेट दिया करता था। भैया थोड़ा देर के लिए अपने डिजिटल बोर्ड को बंद कीजिए, अपना चेहरा दिखाइए बच्चों के सामने, अब बच्चे को उस बच्चे की क्षमता के अनुसार क्वेश्चन पूछिए। अगर बच्चा थोड़ा सा देख रहे हैं कि अलग उस टाइप का क्वेश्चन पूछिए, और जब वो जवाब दे रहे हैं तो उसकी तारीफ पे कैसे, अरे वाह मेरा बच्चा बड़ा शानदार होता है, उसकी तारीफ कीजिए, उसके पेरेंट्स के सामने उसकी तारीफ कीजिए। पीटीएम कराइए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराइए। एक बच्चा बहुत सारी बात अपनी माँ बाप को बोलेगा, टीचर को नहीं बोलेगा। अब बहुत सारी बात वो टीचर को बोलता है, माँ को नहीं बोलता है। तो एक टीचर की ड्यूटी है कि बीच में कनेक्ट करे उस बच्चे को। पीटीएम का है, पेरेंट टीचर मीटिंग का है, और ये बात करे। इस तरीके से और हमारा एजुकेशन और बेटर होगा। और कॉम्पिटिटिव आजकल बहुत ज्यादा मतलब टीचिंग में भी मैं देख रहा हूँ कि नॉलेज नहीं है, जैसे और लोग बहुत ज्यादा, जैसे कोई एक ही टीचर जो है वो सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, स्पेशलाइज्ड बनिए। बच्चों को भी स्पेशलाइज्ड टीचर के पास ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बायोलॉजी, मैं ही फिजिक्स पढ़ाने लगूँ, मैं ही केमिस्ट्री पढ़ाने लगूँ, मैं ही मैथ पढ़ाने लगूँ, तो बच्चों को वो फील नहीं आएगा। बच्चा हायर एजुकेशन में 11-12 में जा रहा है, 10 में भी मैथ्स के टीचर अलग होते हैं, बायोलॉजी के अलग होते हैं, फिजिक्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं, तो भी 11-12 में एक ही टीचर सब सब्जेक्ट क्यों पढ़ाएगा। तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी है और टीचर की भी ड्यूटी है कि कोई एक सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए और उस सब्जेक्ट पे बच्चों को पूरी बताइए। हर बच्चे के अंदर में एक क्षमता है, और हम जैसे टीचरों को एक जो इंप्रूवमेंट की बात कर, मैं फिर उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, सिर्फ एक वर्ड बच्चे के दिमाग में डालिए, आई टू कैन, वो बच्चा कर जाएगा। हमें बच्चे को विश्वास दिलाना है कि तुम कर सकते हो जी। विनीत सबस इतना अगर हम विश्वास दिला दें कि तुम कर सकते हो, बच्चा कर जाएगा। exactly. आप यकीन मानिए, मैंने ये देखा है, मैंने प्रयोग किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। फिर बच्चे में ये कहा कि तुम कर सकते हो, बच्चा कर गया। कुम्हार जब पॉट बनाता है ना, तो दोनों तरफ से उसको बड़े सलाह के प्यार से और वो पॉट बनाता है, तब क्या कहते हैं, एक निखरता है, निखरता है। उसके अंदर विश्वास अगर बच्चा के अंदर हो गया ना कि मैं नीट निकाल लूंगा, वो नीट निकालेगा, मैं जेई निकाल लूंगा, वो निकाल लेगा। इतना कंपटीशन टफ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं तो सर हमें और भी तो उनको पुश करना पड़ता होगा, क्योंकि कंपटीशन भी तो बहुत टफ है। देखिए मेरी बेटी जो है वो क्लास शुरू से थोड़ा सा कमजोर थी, क्लास 3 में जब थी तो उसका एग्जाम चल रहा था, तो एग्जाम के डर के मारे जाके कंप्यूटर लैब में जाके बैठ गई। सिस्टर ने बुलाया कि जुबैर खान की बेटी और एग्जाम से डर जाए। सिस्टर ने ये बोला, सिस्टर सोफिया थी उस समय, उन्होंने कहा नजरत में कि जुबैर खान की बेटी और एग्जाम से डर जाए, ये बात समझ में नहीं आ रहा। हमने अपने बेटा को बोला, देखो मेरी कितनी इंसल्टी होगी बेटा, जो सिस्टर ऐसी बात बोल दी। अब फिर मैंने कहा कि देखो, सिस्टर ने ये बात बोला, जुबैर खान की बेटी, देखिए वर्ड देखिए, जो बड़े बड़े स्कूलों में जो टीचर्स होते हैं ना, वो कैसी बातें बोलते हैं। जुबैर खान की बेटी और टेस्ट से डर गई। हमने बेटा क्या बोला सिस्टर ने, जुबैर खान की बेटी, मतलब तुम तो बोर्न भी ना हो, तुम्हारे अंदर तो जीन है मेरा वाला। जब तुम्हारे पापा इतने ब्रिलियंट, तेरे दादा इतने ब्रिलियंट, तेरी मम्मी एमयू में प्रोफेसर, और इतने लोग जो होता है, तेरी दादी इतनी ब्रिलियंट, अब तो तुम टेस्ट से डर गई बेटा, कैसे देखते, क्या लोग कहेंगे। तुम्हारा तो जीन है, तुम तो बेटा हो। हम अपने बेटी को कहेंगे कि तुम बेस्ट हो, तुम अपने क्लास की सबसे अच्छी लड़की हो। अब मैंने ये बात बोलना शुरू किया, कहीं ना कहीं वो स्पार्क था, तभी ना वो मैम ये बात बोली। बस मैंने यही बोला कि बेटा तुम्हारे अंदर तो जेनेटिकली तुम थे, जो तुम कैसे डर गई। और मेरी बेटी ने डिस्ट्रिक्ट में नीट टॉप की। आज मेरी बेटी जो होता है वो इंटर्नशिप चल रहा है, जो होता है उसका एमबीबीएस फाइनल ईयर में जो है, तो वो लवली। तो वो बच्ची जो टेस्ट से डर गई, तो सिर्फ मेरे एक वर्ड से उसके सिस्टर ने कहा था, जुबैर खान की बेटी और टेस्ट से डर जाए, यानी कि वो बर्निंग फ्लेम जो है ना, उसको जला के रखना होता है कंटिन्यू। अब तो बच्चों में विश्वास दिलाना, टीचर को भी मैं यही कहूंगा आपके चैनल से, हर एक बच्चे के अंदर विश्वास दिलाए कि तुम बेटा कर सकते हो, और अपना 100%। देखिए हमारे समाज में ना हर बच्चा रहता है ना, गुरु जो है वो ईश्वर का रूप देता है। देखिए क्या है, बच्चा जो है गुरु को भगवान मान रहा जी, मानता है कि नहीं मानता। आप तो सनातन धर्म से, सनातन धर्म में तो ये कहा ही जाता है ना, कि वो गुरु जो होता है वो भगवान का रूप है। और अगर भगवान छल करने लगे अपने शिष्य से, ये कहाँ की नाइंसाफी। सही बात, गुरु का बड़ा रोल होता है, क्योंकि फॉल्टी मेथड्स ऑफ टीचिंग भी बहुत सारे टीचर्स अप्लाई करते हैं सर जी।
वो ऐसे कुछ पढ़ा देते हैं जो कभी सिलेबस में ना करिकुलम में है, वो स्टूडेंट तो वही लेके जा रहा है ना जी। तो ये सब चीज़ें को भी बहुत ज़्यादा बच्चे टीचर को चाहिए कि बच्चे से ज़्यादा वो हर दिन क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, होमवर्क करके आए, होमवर्क करके। मैं पहले क्या कहा था कि मेरे टीचर ने यही कहा था कि एक एक्टिंग है। शाहरुख खान एक फिल्म को बनाने के लिए पहले से स्क्रिप्ट रट के आता है, पहले से वो एक्टिंग सीख के आता है, फिर न जाने कितने रीटेक करता है, तब जाके वो फिल्में हिट होती है। तो एक टीचर को भी वही करना होता है, वो पहले खुद उसको देखिए। टीचिंग में जानना मायने नहीं रखता है, आप अपनी बात अपने बच्चों के अंदर कितना डाल सकते हैं ये मायने रखता है। सर आजकल ट्रेंड जैसा चला हुआ है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो मार्केटिंग करते हैं, उनके बड़े मीडिया हाउस हैं, प्रोडक्शन हाउस है जो अलग अलग ब्रांडिंग करता है। अब वो क्या कर रहे हैं कि ब्रांडिंग के थ्रू छोटे टाउन में भी घुस रहे हैं, जैसे मैं LN फिजिक्स वाला और आकाश। हालांकि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है गाइस, मैं जस्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो सर एक नॉर्मल टीचर जो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा है अपने लोकल टाउन में, और ये जब बड़े ब्रांड्स आते हैं निकल करके और एक काउंसिलर रखते हैं ओके जजमेंट करने के लिए, तो सर उन लोग को कैसे टैकल करते हैं आप लोग? क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये हमारा डिस्टर्ब करता है चीज़ों को। कहते हैं ना एक वर्ड है MBA में कि इज ड्राइविंग द मार्केट एंड मार्केट इज गेटिंग ड्रिवन, तो कैसे जस्टिफाई करिएगा उसको? देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल आपने पूछा विनीत साहब, ऐसे ही मास्टर नहीं है इस फील्ड के, कि आज ये जितने पॉपुलर हाउसेज आ गए हैं, बड़े बड़े हाउसेज आ गए हैं सर, they are not a popular houses sir, let me tell you, they are the sponsored media marketing over marketing hype houses, okay? क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे तो भी ये है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है कि टीचर ही पढ़ाते हैं, अब वो टीचर ही कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही करते होंगे बैठ के, अब वही टीचर वहाँ के पार्ट हैं, बट आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ओके? बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो मार्केटिंग हो रहा है जी, हम जैसे छोटे टीचर, जैसे छोटा सा जुबैर खान बायोलॉजी सेंटर के चला रहे जो होता है, तो उसका असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जी जनाब, बिल्कुल नहीं पड़ रहा है जी। असर कहाँ पड़ रहा है? गार्जियंस के पॉकेट पे पड़ रहा है, ओके? जैसे हमारे अभी कोचिंग में जितने भी बड़े बड़े जैसे PW है, आकाश वगैरह, वहां पर ज्वाइन करने के बाद, वहां 2.5 लाख रुपया देने के बाद, वहां 3 लाख रुपया देने के बावजूद भी मुझ जैसे छोटे वो आ रहे हैं, उतना देने के बावजूद भी आ रहे हैं। आज मैं बता दूं कि आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम था उसमें एक बच्ची जो है वो मेरा पैर पकड़ के रोने लगी। आज मैंने बुलाया था कि जिन बच्चों को भी जहां से भी 4 मई को ये नीट होने वाला, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आ जाए मेरे पास में। और यकीन मानिए पूरा क्लासरूम फुल था, कई बच्चे बाहर ही थे जो हमारे स्टूडेंट नहीं थे, वो आए और हमने कह दिया था कि बायोलॉजी में कहीं से भी NCERT किसी भी लाइन से वर्ड से तुमको क्वेश्चन पूछना पूछ लो, तुम्हारे प्रॉब्लम को मैं सेटिस्फाई। बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, 5-5.5 घंटा लगातार मैं पढ़ाया हूँ उसमें, और कई बच्चे बाहर ही थे। एक बच्ची जब जाने लगी तो मेरा दोनों पैर पकड़ के और लिटरली रोने लगी, रोने लगी और कहे कि सर मैं एडवर्टीजमेंट के चक्कर में फंस के, बड़े बड़े ऐड देख के, बड़े बड़ी काउंसलिंग देख के, और मैंने अपने परिवार का इतना लाख रुपया बर्बाद कर दिया, यहाँ वहाँ गए। और ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था, मैंने तकरीबन 10 टीचरों से पूछा लेकिन कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाया। और सर आपने जो है ये तारीफ कर दी कि बेटा तुम्हारे क्वेश्चन से पूरे बैच को फायदा होगा, और तुम्हें प्यार से इतने अच्छे से बता दिया कि मैं जिंदगी भर ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में घुस गया, बहुत सरलता से बता दिया। मतलब तो उस बच्चे के आंसू बस मुश्किल से मतलब 3-4 घंटे पहले की बात है। एक बड़ा अच्छा मूवी मुझको याद आ रहा है सर, रक्षण करके मूवी था अमिताभ बच्चन का जी, जिसमें वो क्या कहते हैं प्राइवेट कोचिंग सेंटर के खिलाफ थे जी जी जी। तो ये होता था, फिर उन्होंने क्या किया कि एक तबेला में क्लास लेना स्टार्ट किया जी जी जी, तबेला में स्टार्ट किया क्लास लेना, और अपने टीचिंग एबिलिटी के चलते वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे पाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि भाई आप जो भी कोचिंग सेंटर्स वगैरह चलाते हैं और जो बड़े बड़े हाउसेज हैं, ओके, उसके कंपैरिजन में जो टीचर्स होते हैं उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है जी जी बिल्कुल जी। तो सर वो जो एक्सपीरियंस, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कितना अच्छा आपका मोरल वैल्यूज़ है, जो वैल्यूज़ आप लाते हैं, वो एनर्जेटिक इन्वायरमेंट है, कैसे आपने स्टाइल से सीखा, एक्टिंग के थ्रू पढ़ाते हैं, ये सब लाता है उसको उसमें। और वहाँ पे उन सब चीज़ों पे क्या होता है ना कि दे आर गेटिंग वेरी हाई पेड सैलरी, उनका सैलरी 80 लाख रुपीज़ 90 लाख रुपीज़ पर ईयर का होता है सर, ओके, जस्ट दे ऑल आर पेइंग। उनका एक होता है ना क्या कि मैंने देखा है
हालांकि मैं तो खैर फ्रीडम है, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। आपका तो खैर अपना एक रेस्पेक्ट है क्योंकि आप एक टीचर्स सेंटर से बिलोंग करते हैं। क्या होता है ना कि रिजल्ट होता है किसी का, ओके, बच्चे का रिजल्ट होता है, और वो रिजल्ट कभी कभी क्या करते हैं लोग, खरीद लेते हैं। जी बिल्कुल। ओके, वो रिजल्ट खरीद लेते हैं कि भाई इतना में 15 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, और उस रिजल्ट को क्या कहते हैं, वो सर्कुलेट करते हैं पूरे मार्केट में। हालांकि वो तो क्लासेस ले ही रहे हैं उस चीज़ का, तो सब समझते हैं क्या भाई कि ये रिजल्ट इन्होंने प्रोड्यूस किया होगा। जी जी जी। क्या कर, और उसके पीछे किसकी मेहनत रहती है, बिल्कुल। गार्जियन की, जो 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया है होम ट्यूशन में जो टीचर, वो 11-12 में जो सर पढ़ाए हैं उसको, वो हाँ, तो उन सब की मेहनत रहती है, लेकिन क्रेडिट कोई और लेके चला। आपकी सारी सवालों का जवाब एक फिल्म ने दे दिया था, शायद आपने देखा, 12 फेल एक फिल्म थी। हाँ 12 फेल फिल्म थी, हाँ। देखा होगा। हाँ, वो वाला मूवी भी क्या कहते हैं, मैंने उसमें भी यही देखा था कि उसको आए थे वो खरीदने के लिए कि जो था हमारे इसमें कर दो, तो बड़ा बढ़िया से जवाब दिया था उसने जो था। तो आपकी सवाल का जवाब उस मूवी में 12 फेल मूवी में। मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये क्लिप में चला दूंगा पीछे में 12 फेल वाली मूवी। 12 फेल वाली मूवी मैं बता रहा हूँ ना कि यानी ये चीजें कि एक बच्चे के कामयाबी में उसका बस वो केवल एलन का रोल नहीं है। अभी देखिए ना, जेई का रिजल्ट है, जेई मेंस का, जो टॉपर है, हर जितने बड़े बड़े ये जो कोचिंग है सबने उसका फोटो जापा है कि ये मेरे यहाँ पढ़ा है, ये मेरे यहाँ पढ़ा है। तो अब लोग भी समझने लगे हैं, विनीत सर, अब लोग समझने लगे हैं कि सच्चाई, लोग कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ये चाहते हैं क्या, मतलब ऐसा मेरा मतलब सर मेरा ड्रीम है ये चीज कि अगर बाय द वे सपोज दैट 2000 का कैपेसिटी हो एंड जुबैर सर स्टैंडिंग ओवर देयर एंड इज टीचिंग टू द स्टूडेंट, ओके, तो वहां तक 2000 बच्चों की कैपेसिटी वाला क्लास में अगर, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप डिलीवर कर रहे हैं व्हाट यू आर सेइंग विथ योर माउथ इज गेटिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट, व्हाई 50, व्हाई नॉट 500 एंड व्हाई नॉट 500 टू व्हाई नॉट 2000, ऐसा कुछ। तो उसके लिए आपके मन में क्या एक स्ट्रेटजी है? ऐसा कभी, क्योंकि आपको हर टीचर को ऐसा लगता है कि इफ आई एम स्पीकिंग टू 50 स्टूडेंट्स तो 500 भी सुने और 1000 भी सुने, जैसे कि आपने बताया कि वो बच्ची जो थी वो आपके, तो सर कहीं ना कहीं आपको भी तो पहुंचना होगा उन लोगों के पास। बिल्कुल, यू हैव टू बी आल्सो रीचिंग टू देयर। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। तो वहां पे तक कैसे पहुंचेंगे, वो सारे मास तक कैसे पहुंचेंगे, हाउ एक टीचर मास तक कैसे पहुंचेगा जो होता है, ये मेरा कहना है। ये बात है, इसके लिए जो होता है, अभी आप स्मॉल टाउन से हैं, गया से हैं जी, पटना में अगर आप रहते हैं, नो डाउट है जुबैर खान अगर पटना में रहता तो यू विल बी हैविंग द कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट 2 to 3000 स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे अलग एक्सपोजर है, वहाँ का एजुकेशन अलग सिस्टम रहा है। पटना एक हब है, तो वहाँ पे अलग अलग सिटीज से, जिला से आते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, ओके, यहाँ पे का अलग है। तो यहाँ पे एक हब नहीं, हब जो है, होता नहीं कि भाई कोटा छोटा सा शहर था, स्टिल हब बन गया। गया एक इनलाइटनमेंट एंड सैल्वेशन की सिटी है, ओके, ज्ञान और मोक्ष की धरती है, स्टिल क्या कहते हैं, हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई ज्ञान वाले मूवमेंट में ये चीज़ करना पड़ता है। तो क्या मिसिंग है, कौन सा पार्ट मिसिंग है, आपको क्या लगता है? मेरे पास जवाब है, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं आपकी मुस्कुराहट पे ही समझ गया था कि आप इस तरह के सवाल पूछेंगे जी। मैं अभी वो एक शायरी का जो बहुत पॉपुलर सा शेर है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, लोग कहते हैं ना। तो कहने का मतलब सिर्फ ये हो गया कि एक टीचर छोटे शहर में है जी। विराट कोहली अगर सिर्फ अपने शहर में खेल रहा होता तो वहीं तक रह जाता, वहीं तक रह, दुनिया उसे नहीं देख पाती, है ना। लेकिन वो बाहर निकला, उसे दुनिया देखी, और ज्यादा पॉपुलर होते क्या होता है, ये होना चाहिए। मैं आपके इसके फेवर में हूँ। सपने बड़े थे उसके सपने बड़े थे, उसके ड्रीम बड़े थे। जुबैर खान एक छोटे से, ये सवाल, अगर आप में एनर्जी नहीं रहती सर, अगर आप में वो वैल्यूज नहीं रहता, अगर आप में वो स्टाइल नहीं रहता, तो शायद ये सवाल मैं नहीं लगाता। बिल्कुल, ये सवाल आता ही नहीं। बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं आप इस एज में आप वो मेंटेन कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी। मैंने टीचर में नहीं देखा सर, वो वेरी फ्रैंकली, बहुत सारे टीचर्स गिव अप करते हैं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं पढ़े लिए ना, बहुत पढ़ा दे लिए, अब हमारा से ना होते। अब आप जानते हैं समझ रहे हैं ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, होते हैं ऐसे टीचर्स हैं, ओके। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि भाई क्या, जैसे इतना एनर्जी सब कुछ है, इतना एवरीथिंग यू हैव विथ यू, तो व्हाई यू पीपल आर नॉट जस्ट कमिंग टू द 25 साल पहले की बात है जी। आकाश सिचुएशन के डायरेक्टर दिल्ली से, उन्होंने मेरा नाम सुना था, कहीं किसी सुना था, गए आए थे जी। अभी पूरे बिहार में भी ये सब ऐसे नहीं पड़ता था, छोटा छोटा कोचिंग है, 25 साल पहले की बात बता। अब मेरे पास आए और मुझको एक बड़ा ऑफर दिया, मैं वो फिगर नहीं बताना चाहूँगा आपको, एक बहुत बड़ा ऑफर जी। और एक बहुत बड़ा ऑफर देने के बाद उन्होंने कहा कि आप, तो मेरी माँ भी मेरे पास में आ गई थी जी। तो माँ को उन्होंने कहा कि माता जी
जुबैर खान को हमको दे दीजिए। अच्छा। ये इंसान जो है ये बहुत पॉपुलर इंसान है, मैं इसको स्टार बना दूंगा जी, मैं इसको बहुत बड़ा बना दूंगा जी। तो माँ बोली कि बेटा मेरा एक ही बेटा है और यही इस बुढ़िया के जीने की उम्मीद है, अगर इसको अगर ना देखूं तो मेरी सुबह नहीं होती है और अगर इसे अपने हाथ से ना खिलाऊं तो मुझे नींद नहीं आती है, मैं इस कलेजे के टुकड़े को तुझे कैसे दे दूं? तो ये तो तू भूल जा कि तेरे इस कागज के टुकड़ों को मैं अपने बच्चे को तुझे दे दूंगी। और सुन ले बेटा, तेरा फीस कितना है? उस जमाने में आकाश का फीस होता था 85,000 रुपीज। अच्छा। और मेरा फीस होता था 150 रुपया। अच्छा। एक महीने का 150 रुपया मैं लेता था। और आकाश का कितना था? मुझे तो सुनने में आया सर कि 25-30 साल पहले जब आप स्टार्ट किए थे जी, तो पूरा का पूरा गली का साफ सफाई करना, उसको मतलब नीट एंड क्लीन करना, क्लासेस को सब कुछ करना, मतलब सब कुछ आप ही करते थे। मैं तो बताऊं तो माँ का जवाब सुन लीजिए जो होता है। तो माँ बोली कि बेटा तेरे कोचिंग में जितने अमीर बच्चे होंगे ना वो जरूर चले जाएंगे, लेकिन मेरा बेटा उसको पढ़ाता है ना जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जो बहुत गरीब है, जो होता है वो खुद काम करके आता है और पढ़ता है। सब अमीरों को पढ़ा लेगा तो गरीबों को कौन पढ़ाएगा? तू अमीरों को पढ़ा, गरीबों को पढ़ाने के लिए मेरे बेटा को रहने दे देता है और मेरा बेटा इन्हीं को कहेगा चंद टुकड़ों पर तू मेरे बच्चे को मत खरीद जोता है। तो आपकी सवाल का मैं यही जवाब दूंगा कि अगर जुबैर खान अगर बहुत बड़ा बन जाता अगर है ना, बहुत बड़ा, तो हो सकता है बहुत बड़ा कोचिंग, मुझे ऑफर आते हैं, ऐसा नहीं कि आते हैं, मुझको हर दिन ऑफर आते हैं बड़े बड़े कोचिंग से। कौन सा ऐसा एजुकेशनल हब है जहां से मुझको ऑफर नहीं आता हो? आप यकीन में मिनट से ऑफर आता है, लेकिन मेरे दिमाग में मेरी माँ की बताई वही बात है कि अगर जुबैर खान बड़ा हो गया होता, आकाश में पढ़ा होता, तो शायद 4 लाख रुपया फीस वहां के लोग लेते और गरीब बच्चा मेरे टैलेंट से वो कहाँ सोच पाता। तो आज क्या है ना कि हर वो गरीब जिसके पास पैसा नहीं है वो भी जुबैर खान से पढ़ने का अरमान अगर दिल में सजोए हुए है तो वो पढ़ सकता है। लेकिन मैं उस बुलंदी पे पहुंच जाता तो शायद हसरत बेई निगाहों से देखता, कहता कि हमारे पास पैसा रहता लो तो हम भी जुबैर खान तो से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जिसको हक है। तो इसीलिए जो होता है मुझको इसी दुनिया में रहने दीजिए विनीत सर, मैं इन गरीब के बच्चों को ही पढ़ाऊं। मेरे क्लासरूम में ऐसे कई बच्चे आते हैं जिनके पास फीस देने की क्षमता नहीं है, मैं उनसे पैसा नहीं लेता हूं, मैं उनको बुक फ्रीज में दे देता हूं, मैं उनके दूसरे टीचरों के भेज के उनके पैसे फ्री करवा देता हूं कि बच्चा बहुत गरीब परिवार से है जी। और मैं बताऊं तो मुझको उसी में मजा आता है। सर और मास और बच्चे बढ़ते, मतलब जैसे होता है ना क्या कि एक कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं और यदि कि और दूर दूर तक बच्चे तक जाके आपका आवाज आते हैं हमारे पास भी जो बच्चे आते हैं, आप यकीन मानिए सुबह में रफीगंज से एक बैच आता है मेरा 9 से 11 बजे चलता है, कस्टा परैया गुराड़ू रफीगंज से लगभग पूरा बैच उससे चलता है। उस बैच का नाम भी रफीगंज बैच है। अच्छा। 150 से ज्यादा बच्चे जो ट्रेन से आते हैं और इत्तेफाक से ट्रेन जो होता है वो मेरे कोचिंग के पास में जो गली है वहीं पर रुक जाती है। तो लोग कहते हैं कि ये जुबैर खान हॉल्ट है, यहीं पर रुक के वैसा सारे बच्चे उतर के चले आते हैं, वो पूरा बैच जुबैर खान हॉल्ट है गाइस। जुबैर खान हॉल्ट पे किसकी गाड़ी रुकती है? कमेंट जरा कर दीजिए तो हमको भी जरा हम देख लें। जी तो ये है सर जो होता है। और जुबैर खान अकेला नहीं है सर, जुबैर खान अकेला नहीं है, मेरे हजारों स्टूडेंट मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर टिल दिस डेट कितने स्टूडेंट्स अभी तक निकाल दिए आप? यानी कामयाब बच्चे? नहीं कामयाब बच्चे नहीं, टिल दिस डेट टोटल स्ट्रेंथ 50,000, 1 लाख, 2 लाख? हम भी नहीं सोचे, 1990 से पढ़ा रहे विनीत सर। 1990 से? और सुबह से 6 बजे से लेकर एक फिगर सर तो हो जाए। नहीं बता सकते हैं, मुझको खुद मैं अगर कैलकुलेट करूं 2 लाख बच्चे नहीं बता सकता हूं मैं, जो मैं जहन ही नहीं है कि क्या, क्योंकि मेरे जहन में है सर, मैंने 15,000 स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। अब 15,000 पे मैं बहुत प्राउड मार देता हूँ कभी। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। अल्लाह का बहुत बड़ा करम रहा। 1990 में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा नहीं था कि इतने बच्चे आ जाएंगे। अब मैं उनको पढ़ाता रहा और आप कहते हैं ना कि जिसकी हसरत होगी। 1990 में पढ़ाना स्टार्ट किए हैं सर, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, 1990 में पैदा हुआ। बहुत प्राउड की बात है कि आई एम टेकिंग योर पॉडकास्ट, इट्स माय प्लेजर।
शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना, मैं उस लायक नहीं हूँ यार, छोटा सा इंसान हूँ, एक छोटा सा टीचर हूँ, अपने क्लासरूम में, अपने घर पे क्लासरूम में एक छोटा सा रूम बना के मैं पढ़ाता हूँ। ऑडियंस काला टीका है तो भाई लगा दीजिए सर को, मेरे पास तो काला टीका है अभी। जी। और जो आपने ये बात बोला ना सर कि जो दूसरे बच्चों को हसरत है जुबैर खान से पढ़ने को, वो कैसे कमी होगी, वो हसरत मेरे बच्चों ने पूरा की। मैं हर एक बच्चे को कहता हूं कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरी याद कैसे ताजा रहेगी, क्या तुम दूसरा जुबैर खान बनोगे? तो मैंने एक ऑप्शन ये भी डाला है कि अगर तू कुछ नहीं कर पाना ना तो बिल्कुल मेरे तो ईमानदारी के साथ एक बोर्ड लेके खड़े हो जाना, और खड़े होकर जो तू पढ़ाना शुरू कर देना। सर यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, अक्सर गूगल और यूट्यूब लोग करते रहते हैं, बच्चे नीट से रिलेटेड सवाल होते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे एक एक करके ना पूछूं, आप मुझे स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगिनिंग टू स्टार्टिंग टिल द एंड, मुझे नीट से रिलेटेड सारे सवाल, सारे कन्फ्यूज़न और जो भी मिसकम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं वो सब क्लैरिफिकेशन अगर कर सकें तो देखिए हमारे ऑडियंस के लिए। सबसे पहले तो विनीत साहब को ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग की सोसाइटी में एक बहुत न्यूज़ ये है कि अगर बच्चा बायोलॉजी लेगा तो सिर्फ नीट निकालेगा और बच्चा मैथ लेगा तो सिर्फ जेई निकालेगा। ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में नीट के अलावा 10 कंपटीशन है। जैसे नीट से भी खूबसूरत एक कंपटीशन है नेस्ट। अच्छा। नीट से भी खूबसूरत कंपटीशन है ICAR, ओके, MNS मिलिट्री नर्स सर्विसेज। ओके, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशंस हैं, मैं उनके लिस्ट दे दूंगा, आप उसको चला दीजिएगा अपने चैनल्स पे। लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए जी। और नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की बात कर, चूंकि आपने केवल उसी पे क्वेश्चन पूछा है तो पहले ये बताओ कि सिर्फ नीट ही नहीं, नीट के अलावा भी 10 कॉम्पिटिशंस हैं जो बच्चा +2 करने बाद दे सकता है। और अच्छा एक छोटा सा बात देखिए ना, बहुत से बच्चों को लगता है ना कि हम बायोलॉजी पढ़ के सिर्फ डॉक्टर बनेंगे जी। लेकिन अलाइड हेल्थ साइंसेज, जैसे अभी जब कोविड हुआ तो इंडिया में बहुत से जो था ICU बनाए गए, क्या डॉक्टर ICU चलाएगा? नहीं। ऑपरेशन करेगा तो डॉक्टर अकेले ऑपरेशन करेगा? उसे OT टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, उसे एनेस्थेसिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसे मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, उसे कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी। हमारा माशरा ये नहीं जानता है, वो ये समझता है कि बायोलॉजी पढ़ के केवल डॉक्टर बनेंगे। अरे नहीं, एक डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए तो 100 ऐसे पोस्ट हैं जिनमें एक बच्चा चाहे तो डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा सकता है। MRI की मशीन को क्या सब कोई चला सकता है? क्या डॉक्टर साहब चलाएंगे? क्या तो लगता है कि ऑपरेशन करते वक्त बेहोश करने वाले का भी एक अलग कोई जी साहब 5000 रुपया लेता है बेहोश करने वाला। बेहोश करना है, होश में लाना है, उसके बाद है उसका एक कोर्स होता है। हाँ, एनेस्थेसिस्ट उसका कोर्स होता है, एनेस्थेसिस्ट एंड OT टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स होता है। 5000 रुपया लेता है, वो बेहोश करेगा और अगर उसके साथ OT टेक्नीशियन का भी जुड़ गया है तो वो 7000 रुपीज लेता है। कोई भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो 7000 रुपया उसको पे करता है। अब डॉक्टर साहब जितना ले, ये एक ऑपरेशन का 7000 रुपया लेके चला गया, तो सोचिए डॉक्टर से ज्यादा कमा रहा कि नहीं कमा रहा। अब ये लोगों को जानना होगा। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी की, मैं केवल नीट पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं जेई पे फोकस नहीं कर रहा हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूं कि पढ़ने के तरीका में थोड़ा सा बदलाव कीजिए। हर बच्चा चाहता है कामयाब होना, वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं ना कामयाब हूं। मैं ये बच्चों बताना चाहता हूं, बच्चों सुन लो ध्यान से, अगर मेरी बात सुन रहे हो, पढ़ने का सिर्फ तरीका बस ये है। सबसे पहले कामयाबी का जो मंत्र है, सबसे पहले यह है कि आपके अंदर ये जोश होना चाहिए कि मैं कामयाब होऊंगा। डिजायर टू सक्सीड सबसे पहला वर्ड है। उसके बाद दूसरा है विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। आप पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। कॉन्फिडेंस कैसे लाओगे? सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ने वाले हो, तो कुछ छोटा छोटा कदमों पे चल के जो है वो आसमान पे पहुंचा जाता है, सीढ़ियों से चल के छत पे जाया जाता है। यकीन मानो, पहले क्या करना है कि पहले आपको पढ़ना है। टीचर के पढ़ाने से पहले आपको पहले पढ़ना है। इतना पढ़ना है कि आपको लगे कि मेरी लड़ाई उस टीचर से है, हम गुरुजी से। मैं अपने बच्चों को हमेशा ये कहता हूं कि तुम्हारे अंदर ये फील होना चाहिए कि तुम जुबैर खान से ज्यादा जानते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों की पहले पढ़ के पूरी तैयारी के साथ क्लास में बैठो, और क्लास में बैठने के बाद तुमको लगेगा कि यस मैं जो जानता था वही सर पढ़ा रहा है। और कोई नई चीज मिले उसको तो नोट कर लो, उसको दिमाग में बैठा लो, और घर पे जाओ एक छोटा सा बोर्ड बनाओ। रूम में जब कोई नहीं हो, जब अकेला हो, तो उस टीचर की कॉपी करो, उसको 4 बार 5 बार उसको कस कस के बोलो। समझो कि मैं समझा रहा हूं, मेरे सामने लोग बैठे हुए, मैं उनको पढ़ा रहा हूं।
हर एक स्टूडेंट अपने आप को टीचर मान के समझाए और पढ़ाने के बाद फिर उसका नोट्स तैयार कर लो, फिर उसकी प्रैक्टिस कर लो, यही तरीका है। बच्चे के अंदर अपने आप कॉन्फिडेंट आ जाएगा, कहेगा जुबैर सबसे अच्छा तो हम पढ़ा ले रहे हैं। और जब वो पढ़ाएगा ना तो वो क्या होता है ना, बच्चा किताब लेके बैठ गया, किताब खोले हुए ध्यान कहीं और चला गया, डिस्ट्रैक्शन हो जाता, मोबाइल से पढ़ रहा, कहीं मैसेज आ गया, अच्छा वहां देख ले, डिस्ट्रैक्शन हो गया, मोबाइल तो हटा दो पहले। अब वो अगर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा ना, वो बोर्ड पे एक्सप्लेन करेगा ना, फिर क्या बात है। और जो फेयर कॉपी है वो नोट्स तैयार कर लेगा, तो फिर उसको रिवीजन करने में आसानी हो। तो जैसे कि वो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो पहला तो आपने क्लेरिफाई किया कि भाई बायोलॉजी पढ़ के जरूरी नहीं कि आप डॉक्टर बनेंगे। जी जी और जी, बहुत सारे वोकेशनल बहुत 10 कोर्सेज है, बहुत सारे डॉक्टर से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, डॉक्टर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। देखिए ना सरकारी अस्पतालों में एमबीबीएस वाले को भी वही सैलरी है, BAMS यानी आयुर्वेदिक वालों को भी वही सैलरी है, BUMS वालों को भी वही सैलरी है, BHMS वाले को एमबीबीएस के लिए कट ऑफ गया है 640 जी। और जानते हैं BUMS के लिए कितना कट ऑफ गया, 174 नीट में। और गवर्नमेंट जॉब तो लोगों को मालूम नहीं कि सरकारी अस्पतालों में जो एमबीबीएस की सैलरी है वही BUMS वाले की भी सैलरी, आयुष विभाग में सेम सैलरी है, हर 3 साल के बाद 20% इंक्रीजमेंट है, पेंशन है। तो ये बात बताना चाहिए, आप लोगों को फैलाना और चाहिए। सर ऐसे क्या क्वेरीज हैं जो बच्चों के दिमाग में आते होंगे जिसका जवाब आप दे सकते हो? बस बच्चे के दिमाग में ये है कि बायोलॉजी पढ़ाना, जैसे अभी बाय द वे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात किया, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो क्या करता है, जाता है, अप्लाई करता है, फॉर्म भरता है, जो भी करता है, ओके, वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, वो चाहता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। तो कौन से एक मेजर स्टेप है या माइनर स्टेप है जो वो अपने माइंड में रखेगा इस सब चीजों के अलावा, और कुछ ऐसा कुछ? इतना ही है, नीट के अलावा 10 चीजें हैं। लेकिन अगर बच्चा दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम इंटर के बाद ना अब हम आर्ट्स ले लेंगे, BBA करेंगे, अब हम BCA करेंगे, भैया तुमको BBA करना था ये तो GNM ANM वगैरह जो होता है ये बहुत अच्छी है, वही तो है, वही तो अलाइड हेल्थ साइंसेज मैं कह रहा हूँ। एक डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, GNM ANM में करियर बच रहा है ना करियर। अभी तो बिहार में देखिए ना कितने पोस्ट खाली है जी। इतना हिंदुस्तान में जितने डॉक्टर्स हैं, यकीन मानिए कि उसका 20% भी उसके असिस्टेंट या टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है। आने वाले दिनों में विनीत सर 10 साल के बाद देखिएगा एमबीबीएस की वैल्यू कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजिस्ट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। टेक्नो की डिमांड है, एक डॉक्टर को कम से कम 10 टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत होती है, और स्थिति क्या है 10 डॉक्टर है, एक भी टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है। गया शहर की मैं बात कर रहा हूं, एक ओटी टेक्नीशियन है जो कम से कम 20 डॉक्टरों का ओटी देगा। जी जी जी। और ऐसा नहीं कि कंपटीशन अगर बढ़ेगा तो सब लोगों को नहीं रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, सबको फुलफिल होगा। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पड़ा हुआ है, ओटी टेक्नीशियन का जॉब पड़ा हुआ है जी, लेकिन उन पर ध्यान नहीं जाता, जानता नहीं है ना, नॉलेज की कमी है, इन बातों को फैलाना होगा, अवेयरनेस की कमी है, लोगों में पैदा करना। भाई क्यों, अगर आपने पीसीबी लिया है, आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी से करो, +2 बायोलॉजी से करो, तो फिर क्यों सपना तुम बीबीए का देख लो? अगर तुमको बीबीए करना था तो फिर तुमको आईकॉम करना था। तुम सपना बीसीए का क्यों देखो? अगर तुमको बीसीए करना तो फिर बायोलॉजी के लिए तुमको मैथ लेना चाहिए था। जी जी। एक दिमाग में ये बात है कि हम जो है वो अगर यूपीएससी करना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हो, तो हम आर्ट्स लेंगे। अरे भाई, आप गया के जो डीएम आपके त्यागराज साहब है वो एमबीबीएस करने के बाद बने, यूपीएससी किया। उतना छोड़ी, जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ 12 फेल, उसकी जो हीरोइन थी वो डॉक्टर बनने के बाद में वो डीएम बनी। तो ये दिमाग में लोग को लगता है कि बायोलॉजी में कैटेगरी डॉक्टर है, बायोलॉजी के बाद आप डीएम भी बन सकते हो, यूपीएससी भी कर सकते हो। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूपीएससी मैथ वाले बायोलॉजी वाले करते हैं, आईआईटी कंप्लीट करके यूपीएससी करते हैं, बीबीएस कंप्लीट करके करते हैं। सबसे ताज्जुब की बात है गाइस, यू कैन नॉट बिलीव दैट दिस मैन हैज टेकन द क्लास फॉर 5 आवर्स, ओके, और स्टिल हमारे पास आने के बाद ये पॉडकास्ट दे रहे हैं, और इनका एनर्जी आप बता नहीं सकता हूँ कि एनर्जी एकदम अप टू दी मार्क है। और अभी मैं कंटिन्यू इनसे पॉडकास्ट ले रहा हूँ और मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाया बीच में इनको इंटरप्ट करने से, ये बात कि भाई क्या आप अभी आप इट्स बीन 10 o'clock at night and still he is having a mind blaster energy। और सर हैट्स ऑफ यू। मैं मतलब बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देख रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सच जो है वो दिखता है आंखों से। शुक्रिया शुक्रिया जी। हाँ, चलिए, बस ये एनर्जी आप जैसे लोगों से मिल के आती है, एक जुनून है, एक पागलपन है कि अल्लाह ने जो जिंदगी दी है मुझको, ये दूसरों के काम आ जाए। जी। अगर ये मेरी थोड़ी सी एनर्जी से अगर जो होता है काम आ जाए, मैं ये बातें क्यों इतना जोश में बोल रहा हूँ, जी, आप मेरी बात समझिए, ये आप समाज का आईना है।
आपकी बात कोई एक दो नहीं, लाखों लोग सुनेंगे। और अगर एक परिवार को भी अगर मेरी इस बात से फायदा हो गया, मेरी बात सुन के एक बच्चा भी कंपटीशन में कामयाब हो गया, मेरी बात सुन के एक परिवार भी खुशहाल हो गया ना, तो ऐसी ऐसी हजारों मेहनत कुर्बान है मेरी, मैं उसके लिए तैयार हूं। बात सही है सर। आपकी वाइफ का काफ़ी रोल रहता है मैम का आपके लाइफ में। मैं देखता हूँ कभी कभी कॉल करता हूँ तो वो आपका काफ़ी कॉल रिसीव करना, इंक्वायरीज हैंडल करना, मुझको लगता है ना विनीत सर कि सभी की वाइफ का इम्पोर्टेंट रोल होता है उसके जीवन में, क्योंकि जो लेडी है ना वो देवी का रूप है। और ये प्रूव है, माँ बन के आई थी आपके जीवन में, भगवान बन के आई थी, बहन बन के आई थी, आपकी सबसे अच्छी दोस्त बन के, और जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी ना तो पत्नी बन के आई आपके जीवन में। वह आपकी हम सफर है। हम सफर उर्दू वर्ड जानते ही होंगे आप, तो बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना, सफर में साथ साथ हो। तो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जब वो साथ चलते हैं ना तो बड़ा मजा आता है ना। और मेरी वाइफ, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थी, और उन्होंने, लोग अक्सर औरतें अपना जॉब नहीं छोड़ती हैं, लेकिन मेरे लिए, खास कर मेरी माँ के लिए, उसने जो होता है अपना जॉब छोड़ा। आपके प्यार के लिए सर बोल सकते हैं बात। और मेरी वाइफ मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, मतलब हम लोग एक बहुत अच्छे दोस्त। आपका मतलब मैं आपसे मिलने के लिए गया था, हमारी अपॉइंटमेंट मिली थी गाइस, इनसे बात करने के लिए मैं आपके घर गया था, तो भाई वो बॉन्डिंग देखा जो काफी बड़ा अच्छा लगा, जो बोली ए बॉस चलना है, बॉस ही कहती है। हाँ, वो ऑलवेज बॉस बॉस चलना है, तो मैं भी उसको बॉस ही कहता हूँ। हाँ बॉस ठीक है, मैं रेडी हूँ। नहीं तो ये बहुत बड़ा, क्योंकि अभी आजकल देखता हूँ मैं, बड़ा हस्बैंड वाइफ का एक अलग ही का स्टोरी आता है कि हस्बैंड वाइफ में हमेशा नोकझोंक होती है, हमेशा तीखी बहस होती है, बातचीत नहीं होती है सही से, लॉयल्टी नहीं है, एंड ऑल दैट दिस। उसके बाद फिर अभी आपके जैसे कपल जो है इस तरह का रिमार्केबल देते हैं किसी को मोटिवेशन, तो बड़ी अच्छी बात है सर। ये कैसे कर लेते हैं सर? हमको भी टिप्स दीजिए, मुझे भी ज़रूरत है अपनी वाइफ के लिए। सारा खेल विश्वास का है विनीत सर जी, ये पूरा खेल विश्वास का है। आज मैं जुबैर खान हूँ ना, टाइम्स में भी क्या कहते हैं आपको काफ़ी वो ये करती है बहुत, मतलब मैं सारा खेल विश्वास का है। अगर स्टूडेंट को मुझ पर विश्वास नहीं होगा ना तो वो मेरे पास नहीं आएगा, मुझको मेरे स्टूडेंट पे विश्वास नहीं हुआ तो वो कामयाब नहीं होगा। इसी तरह से एक हस्बैंड को अगर अपनी वाइफ पे विश्वास नहीं है, या वाइफ को अपने हस्बैंड पे विश्वास नहीं है, तो फिर खेल बिगड़ जाता है। सारा खेल विश्वास का होता है। और जहाँ तक हस्बैंड वाइफ की बात है, दोनों को एक दूसरे को पूरा सम्मान देना चाहिए, बहुत प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए। हमारे समाज में कई बार जो होता है कि मेन डोमिनेटिंग होता है, बाहर में तो वो ऐसे रहेगा, और जब वाइफ के सामने आएगा तो शेर बन के आएगा, नहीं होता है। अब बाहर में शेर रहिए और अपने पत्नी के सामने आके बिल्ली बन जाइए। तो आपको विश्वास देना पड़ेगा, उसको सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि एक वाइफ जो है वो क्या कुछ नहीं करती है। मेरी वाइफ तो भाई मेरे तीनों बच्चों को देखती, मेरी माँ को देखती है, मेरी माँ को समय से उनको भोजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। आज तक मेरी माँ में, अभी मैं आया तो मैं यही बात कर रहा था, मेरी माँ में और मेरी वाइफ में कभी ऊंची आवाज में बात नहीं हुई। जी जी जी। तो ये सब विश्वास का खेल है विनीत सर। अगर विश्वास है तो ये बॉन्डिंग है, और प्रॉपर रिस्पेक्ट। सर वो मोरल वैल्यूज का भी खेल है सर, जो आप मेंटेन करके रखते हैं अपने घर में, ये भी तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। वो मोरल, वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप लोग जैसे बताते हैं कि अल्लाह ताला का आपके ऊपर है करम है कि भाई जिसके कारण आप वो मोरल वैल्यूज इम्प्लीमेंट कर पाते हैं अपने फैमिलीज में। ये ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है ना कि बातें लोग बहुत करते हैं। जी बिल्कुल। लूज टॉक करते हैं, नेगेटिव टॉक करते हैं, बिल्कुल, आपके आपके बारे में, हमारे बारे में, सबके बारे में। लेकिन वो जब तक कहते हैं ना कि बोलता है लोग कि तुम हमको जानता है, तुमको पता है तुमको मेरे बारे में, तो वही बात है, आपको जानते हैं लोग, आपको पता है आपके बारे में। जब लोग जानेगा, पता करेगा कि आप कौन है, नहीं है, समझेगा, आपको सुनेगा, देखेगा, तब तो वो जानेगा भाई एग्जैक्टली कि हाँ हु इज जुबैर खान, ओके, एंड व्हाट इज हिज, जो बात फैक्ट है। तो जब जानेंगे लोग, सुनेंगे, समझेंगे, तब तो एनालाइज कर पाएंगे ना कि यार मैं हूँ कौन या ये कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने देखा अक्सर लोग को बिना कुछ जाने मुझे जजमेंट करते हैं। अरे जैसे कि अगर आपको जजमेंट करना है तो आप कम से कम जानने का तो कोशिश करिए किसी भी इंसान को, ये ज़्यादा मैटर करता है। सर हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाहते हैं, हमारे ऑडियंस को, हमारे स्पॉटलाइट चैट विद विनीत चैनल के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मुझको तो सब कुछ आपके चैनल के बारे में ही कहना था। मैं इसीलिए देखो मैं बार बार बोल रहा था कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँ, विनीत सर आपने ये जो काम शुरू किया है पॉडकास्ट बनाने का, ये बहुत बड़ा काम है।
आप यकीन मानिए, आप खुद महसूस बाद में कीजिएगा कि कितना बड़ा काम है। और जितनी तेजी से ये प्रोग्राम, मैं अभी ये जब पी रहा था तो मैंने इस पर देखा, ये कप के ऊपर में भी स्पॉटलाइट लिखा हुआ था और चैट विद विनीत सर। ये मैं विश्वास के साथ करना चाहता हूं आगे आने वाले दिनों में ये इतना पॉपुलर होगा। जब जुबैर खान नहीं रहेगा तब ये जुबैर खान की बातों को लोग आपके चैनल के माध्यम से सुनेंगे। आज नहीं, ये पॉडकास्ट अमर हो गया जी, एग्जैक्टली। और जिस पॉपुलैरिटी के साथ आपका नाम, आपका शोहरत फैला है, मैंने शुरू में कहा था दिन दूनी रात चौगुनी, बुलंदियों के आसमान पे प्रवास कर रहा है। आने वाले वक्त में शायद मुझको आपसे मिलने के लिए है ना, वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेने के लिए सोचना पड़ेगा। तो हो ही नहीं सकता, हम लोग डाउन टू अर्थ है जमीन नहीं, जो आपका तरीका है ना विनीत सर जी, ये चीज है कि आप जो खास के आपको अल्लाह ने जो था इतना कुछ नवाजा है, आप ये अंदर घुस के जो सवाल पूछते हैं, जो निकाल लेते हैं उसके अंदर से ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि अंदर घुस के आपको निकाल लेना। आज जुबैर खान से आपने वो राज उगलवा लिए जो मैंने कभी नहीं उगला था। तो ये खेल जो है वो विनीत सर का है। और ये जो आपका चैनल, मैं तो यही कहूँगा भाई कि अल्लाह से दुआ है कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे, जितना तेजी से नाम हो रहा, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे ऐसे लोगों को समाज से चुन के उठाइए जिनके एक वर्ड से भी समाज को फायदा होगा। आप यकीन मानिए सोसाइटी को जबरदस्त फायदा होगा। और मैं तो ये कहूंगा कि पूरा पॉडकास्ट आपने जितना पॉडकास्ट किया बीच में मत रोकिए, न जाने उस इंसान की कौन सी बात आपकी जिंदगी को बदल दे, आपकी तकदीर को बदल दे। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, अगर उसका वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 3 है, पार्ट बाय पार्ट है, तब भी देखिए, क्योंकि आप जो भी उठा रहे हैं किसी ऐसे इंसान को उठा रहे हैं जिसके अंदर आपने कुछ अच्छाई देखी है, और उसकी एक अच्छाई से भी समाज को अगर फायदा हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है। और समाज को इतना फायदा होने जा रहा है विनीत सर कि मैं आपको जितना शुक्रिया कहूं कम है। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपको कामयाबी दे, आपके बच्चों को कामयाब करे। आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। जब ऊंचाई पे जाते हैं ना तो अंधेरे तूफान आती है, आंधी आते हैं, आपको रोकने की कोशिश होगी, रुकिएगा नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाइए। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, आपकी बात मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग है। और मैं इसके साथ एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि गाइस, जब भी मैं किसी गेस्ट का पॉडकास्ट करता हूँ ना, तो मैं कभी ये फीलिंग नहीं करता हूँ कि आई गेन सो मच व्यूज़, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, लाइक्स लोग करें, कमेंट्स करें। ये तो खैर एक पार्ट है ताकि लोग जानें इनके बारे में, मेरे गेस्ट के बारे में, कि वो क्या मैसेज लेकर आए हैं। मेरा ये भी मकसद होता है क्या ना, कि आज नहीं कल परसों कुछ साल बाद जब कोई ना रहे तो इनके अपने और इनके वो अपने जो इनके क्लोजर टू हैं, जब देखें इनका कभी पॉडकास्ट तो वो याद करेंगे कि हाँ, जाकर हमारे जो पिताजी थे, हमारे दादा थे, हमारे जो भी फैमिली में थे, उनका वैल्यू क्या था, एक मोरल लेसन क्या था। और वो वाला किक स्टार्ट फिर से हो जाएगा और वो फिर से स्पार्क बढ़ जाएगा आगे। सर ये मेरा रहता है कि मतलब आप एज अ गेस्ट हमारे के यहाँ अगर आए हैं पॉडकास्ट करने के लिए, तो आपके फैमिलीज में जो जाएंगे ये वैल्यू, आज से जितने साल मैंने डिस्कस किया, जितने साल बाद, तो वहां पर वो भी किक स्टार्ट हो गया। तो मुझे लगेगा कि मैंने भाई मेरा ये प्लेटफॉर्म, ये बहुत बड़ा काम है विनीत सर, ये प्लेटफॉर्म मेरा सफल हो गया जी। आपके तो वही शेर याद आता है, आपका चैनल कहता है, ज़र्रों में रो गुजर की चमक छोड़ जाएंगे, ज़र्रों में रो गुजर की चमक छोड़ जाएंगे, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाएंगे, खामोशियों की मौत गवारा नहीं उनमें, शीशा है टूट कर भी खनक छोड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। तो गाइज, ये थे जुबैर सर, अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट एंड विद गोल्डन वर्ड्स, हमारे बीच में खास एपिसोड में, जिसमें हम लोग एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं टीचर्स को, जिसमें ट्रिब्यूट्स की शुरुआत हमने की है जुबैर सर के साथ। और इसी तरीके से थॉट प्रोवोकिंग और इंस्पायरिंग कंटेंट, ऐसा कन्वर्सेशन जो आपको इंस्पायर करता है, मैं लाता रहूँगा आपके पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं विनीत वेट करूँगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।